Good evening, everyone. Warm welcome to your own YouTube channel, that is Exam Norm. I welcome you all in a very important session. We call it as RBI Annual Report. I don't know how many of you are aware of this fact that RBI Annual Report plays a really very important role in your selection. So, if you are thinking to appear in RBI Grade B examination or maybe RBI Assistant Mains examination, then remember this thing very well that many questions are going to be asked in the examination from the same report. लेकिन सर ये बोल देना बहुत आसान है कि सर ये रिपोर्ट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप तो बोल के चले जाओगे, हम पढ़ेंगे कैसे? तो मैं इसको पढ़ने का एक तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उस तरीके से पहले एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं फॉर दिस एनुअल रिपोर्ट. Those who are preparing for this examination seriously and those who have been preparing from past 1 year, those who have been preparing from past 1 year, so this report is basically revision of RBI related news from 1st of April 2025 to 31st of March 2026. तो भैया जिसने तो पिछले एक साल का पूरा फाइनेंस के मेरे सेशंस अटेंड किए, इन क्लासेस को अटेम्प्ट किया है, या फिर पिछले पूरे एक साल की अगर आपने आरबीआई के करंट अफेयर्स को पढ़ा है, देन इट इज अ रिवीजन फॉर यू. बट इफ यू हैवंट स्टार्टेड देन यू कैन गो फॉर सिलेक्टिव प्रिपरेशन. नाउ यू कैन गो फॉर सिलेक्टिव प्रिपरेशन. बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आरबीआई सर्कुलर्स कितने महीने के करके जाए. जैसा मैंने कहा, जनवरी से कर जाओ बहुत है. लेकिन पॉइंट ये है कि सर अगर आरबीआई ने जनवरी से पीछे का कोई सर्कुलर पूछा तो उसका क्या करेंगे? तो अब मैं ये कहूंगा कि अब आरबीआई जनवरी से पीछे की न्यूज पूछ भी सकता है, एज वेल एज यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल. तो आज का जो सेशन है मैंने कुछ इसी तरह से फ्रेम किया है. आई हैव केप्ट द सेम फ्लो as it is given in the RBI annual report, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया. ना ही तो ये हाईलाइट है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट की, और ना ही ये मेरे हिसाब से फुल फ्लेज डिटेल्ड वर्जन है. लेकिन अगर आपने ये पूरी की पूरी पीडीएफ और ये आज का सेशन लास्ट तक देख लिया तो आई कैन अश्योर यू, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो इन नियर फ्यूचर, you will be surely in a position to answer all the questions. ठीक है जी, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. If you haven't subscribed our channel yet, I would request you quickly subscribe the channel. If you haven't hit the like button, do hit the like button and quickly copy the link of this session, share it with your friends so that more and more students, they are aware that yes, the session is live and they can join us in this particular session. ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, जैसे आप इस आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट को ओपन करेंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज द लेटर ऑफ ट्रांसमिटल. अब ये पॉइंट ये आता है कि सर ये क्या है ये लेटर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेटर. अगर आप देखेंगे बस ये आपके इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एज सच यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट यहां से हमें ये आइडिया होना चाहिए कि आरबीआई अगर अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है उसके पीछे क्या लॉ रन करता है. तो अगर मैं लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, a copy of annual accounts for the year as well as annual report of the central board on the working of the bank is sent. अब अगर आप ध्यान से देखें, annual account of the year as well as annual report of the central board on the working of बैंक ड्यूरिंग द ईयर. तो सर अब सोच रहे होंगे आप कि सर एक्चुअली इसका मतलब क्या है. इफ आई कम अप विद द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है, it is basically divided into two parts. The first part talks about the annual account. Annual account का मतलब it talks about the balance sheet of RBI, it talks about the profit and loss statement of RBI. And those who don't know RBI is a profitable body or not, my answer is RBI is a profitable body, but it is not created with the agenda of making profit. It is not created with the agenda of making profit. लेकिन end of the day, if you ask me that whether RBI earns profit or not, yes sir. And what RBI do with the profit? Sir, it is transferred to the government as we have discussed in our previous sessions as well. दूसरा पार्ट है कि सर RBI के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
they are responsible to frame the policies, they are responsible to perform the set functions of RBI. So half of the report will take up all the functions, all the policies which are framed by the central board of directors. तो इस तरह से इस रिपोर्ट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिस रिपोर्ट इज रिटन and signed by the governor of RBI and it is sent to whom? Sir, it is sent to the Department of Financial Services, that is under the Ministry of Finance, Government of India. और ये रिपोर्ट जो इस बार दी गई है that is till 31st of March 2026 यानी 1st of April 2025 से लेकर 31st of March 2036। तो अगर हमसे कोई पूछे RBI prepares its annual report under which act? So that is RBI Act 1934, under which section? That is section 53 of RBI Act 1934। अब क्वेश्चन ये है कि सर why this report is basically created, why this report is basically shared, or why this report is basically given to the government? The answer is very important. Sir, RBI is owned by government and government wants to know कि भैया आप कैसे काम कर रहे हो. So our government is looking forward for the transparency, accountability as well as parliamentary oversight and proper financial governance of the central bank is required, which can be done with the help of this particular report. For example, अगर मैं कहूं इन शॉर्ट तो सर ये जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, इट इज बेसिकली द रिपोर्ट कार्ड, इट इज बेसिकली द रिपोर्ट कार्ड ऑफ आरबीआई ऑपरेशंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 as well as it includes the future agendas, as well as it includes the future agendas कि भैया फ्यूचर में या फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर आरबीआई क्या क्या करने वाला है और पिछले साल क्या क्या एजेंडास थे, उन एजेंडास में आरबीआई को क्या रिजल्ट मिला, कितनी सक्सेस मिली, एवरीथिंग इज बीइंग प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है सर, दीज डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय गवर्नर टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एनुअल अकाउंट है, इस एनुअल अकाउंट में क्या आता है? सर एनुअल अकाउंट में आता है इनकम अर्न्ड बाय आरबीआई, एनुअल अकाउंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर डन बाय आरबीआई, इट इंक्लूड्स द सरप्लस, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो पैसा आरबीआई के पास बचा, जो पैसा आरबीआई के पास बचा, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, वो पैसा आरबीआई अपने ओनर को ट्रांसफर करेगा और ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट इज द सरप्लस जनरेटेड व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज असेट एंड लायबिलिटी, as well as we have asset and liability, we have reserves and provisions as well as balance sheet details. So all these things, as I have already said, profit and loss statement as well as balance sheet are presented under the annual accounts. ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है कि सर आरबीआई के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मैं आरबीआई के सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो सर आरबीआई लोन देता, अब आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को, आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर आरबीआई ने लोन दिया तो उस केस में आरबीआई विल बी अर्निंग व्हाट सर? आरबीआई विल बी अर्निंग इंटरेस्ट रेट, सो दैट इंटरेस्ट रेट विल बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। नॉट ओनली दिस, द फॉरेक्स रिजर्व्स विद आरबीआई, तो ये जो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स है, दे जनरेट इनकम। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब भैया इसमें क्या है? इसमें आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स है विच हैव बीन इशूड बाय अदर नेशन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वी कॉल देम एज फॉरेन करेंसी एसेट। उस पे भी आरबीआई क्या कमाता है? इंटरेस्ट। नॉट ओनली दिस सर, इसमें गोल्ड है, इसमें फॉरेन करेंसी है, और जब गोल्ड या फॉरेन करेंसी की वैल्यू चेंज होगी, दैट विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ profit or income for RBI. On the other side, if I talk about the expenditure, सर RBI expenditure कहां करता है? सर RBI expenditure करता है अपने एम्प्लॉइज पे, या मैं ये कहूं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए उसमें। उसके साथ RBI is making the expenditure on प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी। ये सारा पार्ट किसका हो गया? दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के अलावा एक और चीज है, that is what sir, एक्सपेंडिचर के अलावा एक और पॉइंट है which is really very important, that is the reserves. So RBI maintain the reserves in order to counter the risk, and these reserves are maintained by RBI every year, and that is not the part of expenditure, but it will be included under the expenditure side and it will be subtracted from income to obtain the value. To obtain the value of what sir? In order to obtain the value of net profit या फिर surplus amount जो फाइनली ट्रांसफर की जाएगी किसे? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो सर आरबीआई के पास असेट क्या? सर आरबीआई ने लोन दिया, किसे लोन दिया? सर आरबीआई ने लोन दिया गवर्नमेंट को। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, दैट इज दी
asset for RBI. Along with that, the deposits, sorry, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर दी असेट्स. उसके साथ साथ अगर मैं कहूं फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज ऑल्सो एन असेट. अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो आरबीआई की लाइबिलिटीज क्या है सर? आरबीआई की लाइबिलिटी है करेंसी, बिकॉज आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट दी करेंसी, और करेंसी प्रिंटिंग में जो आरबीआई का एक्सपेंस होगा, और उसके ऊपर एक लाइन भी लिखी है, हम धारक को 100 रुपए देने का वादा करते हैं, तो भैया वो पूरी लाइबिलिटी आ गई. उसके अलावा जो बैंक डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, दे ऑल्सो फॉर्म और दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी. तो ये सारा का सारा स्टोरी एक एक करके आरबीआई अपनी एनुअल अकाउंट्स में लिखता है और उसे प्रेजेंट करता है किसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को. अब दूसरा जो पार्ट है हमारी एनुअल रिपोर्ट का, दैट इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड. अब एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड क्या है सर? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें आरबीआई ने क्या क्या फंक्शंस किए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई आरबीआई की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से, पॉलिसी एक्शंस आरबीआई ने क्या लिए, बैंकिंग सेक्टर कंडीशंस क्या है, इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री की, पेमेंट सिस्टम का क्या हाल है, और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, क्या क्या नॉर्म्स, क्या क्या नए रूल्स, क्या क्या नई पॉलिसीज, क्या क्या नए मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए, वो सारी की सारी चीजें आरबीआई प्रेजेंट करता है इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इटसेल्फ. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आरबीआई अगली बार जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो अपनी एनुअल रिपोर्ट को जरूर रेफर करेगा. इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स रिजर्व, डिजिटल पेमेंट, एनबीएफसी रेगुलेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द सेम. अगर मैं आज मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड चेक करूं, और वो ट्रेंड मुझे एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, और वो एक मात्र डॉक्यूमेंट जिसमें पूरे साल का ट्रेंड मिलेगा, दैट इज एनुअल रिपोर्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. तो आज एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लो कि आज का जो ये सेशन है, दिस सेशन ऑन एनुअल रिपोर्ट, इसको ये मत समझना कि सर कहां से आ गई एनुअल रिपोर्ट, एग्जामिनेशन सिर पे है, कैसे मैं करूंगा, क्या करूंगा, इससे क्या फायदा होगा. अब मैं इसकी एक लॉजिक बताता हूं आपको, जिससे आपको ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि इसे पढ़ना भी आसान है और इसे पढ़ना जरूरी भी है. अगर आप पहला पार्ट देखें आरबीआई के, अगर मैं चैप्टर्स पे जाऊं तो आरबीआई का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, दैट इज असेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक रिव्यू इज द सेकंड चैप्टर. अब अगर आपने याद करो, अगर आपने रीसेंट टाइम्स में बजट पढ़ा होगा, और अगर आपने रीसेंट टाइम्स में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, तो भैया ये जो पहले दो चैप्टर्स हैं, they are almost covered. I'll not say 100%, but they are almost covered under budget and economic survey. अब जब मैं ये चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये मत सोचना कि सर मैं इतना कैसे याद कर लूंगा, क्या फायदा इसे याद करने का. अब ये सोचना कि अगर मैंने ये याद कर लिया, आपको ये सोचना है कि अगर मैंने ये याद कर लिया तो मेरा बजट भी कवर हो रहा है, मेरा इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो रहा है. उसके साथ अगर मैं बाकी के चैप्टर्स की बात करूं, इन टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, बाकी के जो 4 to 12 जो चैप्टर्स है, 3 to 12 जो चैप्टर्स है, these 3 to 12 chapters are 1 year current affairs related to RBI. तो इसका मतलब अगर आरबीआई पुरानी करंट अफेयर, जो हर बार कहते हैं एग्जामिनेशन में आरबीआई ने पुरानी करंट अफेयर पूछ ली, यार मैं तो पढ़ के नहीं गया था, अब मैं 1 साल की करंट अफेयर पढ़ूं, कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये रिपोर्ट पढ़ लो, इस रिपोर्ट से आपका काम हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गई बात. अब सर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आई विल रन बैक टू दोज कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स के नंबर्स पे मैं बात करूंगा. ये मेरा 12th चैप्टर है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट का, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो मैं कहूं कि कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता चुका हूं. तो जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है, अब इसके नंबर्स भी देख लेते हैं. तो नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं सर, एज ऑफ 31st of March 2026 आरबीआई की बैलेंस शीट जो है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20.6%. It has increased by 20.6% year on year basis, and now its value is 91 lakh crore rupees. This is very important point which you need to remember. क्या कहता है ये सर? ये कह रहा है कि सर आरबीआई का जो बैलेंस शीट है वो इस समय क्या साइज है उसका? सर आरबीआई के बैलेंस शीट का जो साइज है, दैट इज 91 लाख करोड़ रुपीस,
which has increased by 20%. सिर्फ ये दो डेटास, बस और कुछ याद नहीं रखना. नेक्स्ट इज, अगर मैं इनकम की बात करूं तो सर आरबीआई की इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 102%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुई है आरबीआई की इनकम. और उस इनकम में से जो सरप्लस है, उस इनकम में से जो सरप्लस है जो आरबीआई ने ट्रांसफर किया है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 2,86,000 करोड़ रुपीस, विच हैज इंक्रीज बाय 6.7%. जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ आरबीआई, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ आरबीआई, इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड टू रिमेंबर, कि जो सरप्लस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनकम जो है दैट हैज इंक्रीज बाय, दैट इज एक्सपेंडिचर. तो इनकम जो है दैट हैज इंक्रीज बाय 26.4%, एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाय 102%. व्हाई दिस एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज? सो बिकॉज ऑफ द रिजर्व्स. और आरबीआई ने रिजर्व्स क्यों रखे हैं सर? इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स रिस्क. और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए अब आरबीआई ने जो मेंटेन किए रिजर्व्स, दैट आर 6.5% ऑफ आरबीआई's बैलेंस शीट. 6.5% ऑफ आरबीआई's बैलेंस शीट. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है जी. उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आरबीआई ने जो पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, दैट इज 2,86,000. और अगर मैं बात करूं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, सो दैट हैज इंक्रीज बाय 6.7%. अगली बात, अगर मैं असेट साइज की बात करूं तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब असेट भी इंक्रीज हुई होगी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई होगी. तो सबसे ज्यादा क्या इंक्रीज हुआ है, बस उतना याद रखना. असेट साइज में सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ दैट इज गोल्ड. क्यों इंक्रीज हुआ है? क्या सर आरबीआई ने अपने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाए हैं? मैं कहूंगा हाँ, इन एक्चुअल टर्म्स रिजर्व्स भी बढ़ाए हैं, लेकिन गोल्ड का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, दैट हैज इंक्रीज. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है इन दी असेट कैटेगरी हैज इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारे पास ये सबसे ऊपर निकल के आया. सेकंड इज ऑन द केस वी हैव ऑन द लायबिलिटी साइड. ऑन द लायबिलिटी साइड वी हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट्स रोज बाय 63.4%. तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 63.4%. नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाई यू आर सेइंग रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ लायबिलिटी? रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझो. रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि अगर आरबीआई की असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो एक एक्चुअल इंक्रीज तो है नहीं. वो एक्चुअल इंक्रीज तो है नहीं ना. क्यों एक्चुअल इंक्रीज नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि आपने गोल्ड बेच दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गोल्ड बेच दिया. तो अगर आपने गोल्ड बेचा नहीं तो गोल्ड की वेट ऑफ गोल्ड इज स्टिल द सेम. तो अगर वेट ऑफ गोल्ड स्टिल सेम है तो जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट्स की बात की है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को वहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा. ठीक है जी. उसके अलावा अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2026 को जो डोमेस्टिक असेट्स है दे फॉर्म 29.1% ऑफ टोटल असेट्स. तो ये भी याद रखना, आरबीआई के पास जो टोटल असेट्स है उन टोटल असेट्स में 29% असेट्स कौन सी है? सर दीज आर दी असेट्स विच आर डोमेस्टिकली हेल्ड, मतलब वो असेट्स जो कि आरबीआई ने डोमेस्टिक यानी इंडिया में होल्ड किए हैं. आरबीआई ने इस बार कितना पैसा ट्रांसफर किया इन इट्स कंटिजेंसी फंड, यानी कि कितना पैसा आरबीआई ने रिजर्व किया, फॉर इट्स रिस्क मिटिगेशन, दैट इज 1,09,000 करोड़, जिसकी वजह से ये जो एक्सपेंडिचर है इट इज साउंडिंग 102% इंक्रीज. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं है. जो इंक्रीज इन वैल्यू है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रिजर्व्स. अब अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की तो इनकम एक्चुअल वैल्यूज में कितनी है? 4,27,000. और अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं एक्चुअल वैल्यू में इट इज 1,41,000 करोड़ रुपीस. गवर्नमेंट को कितना पैसा ट्रांसफर किया है? सर गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया 2,86,000 करोड़ रुपीस. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट मैंने यहां पे लिख दिया. बैलेंस शीट साइज मैंने लिख दी. बैलेंस शीट साइज में अगर मैं बात करूं कि सर लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लायबिलिटी में सबसे ज्यादा जो लायबिलिटी है वो आरबीआई पे किसकी है? तो सबसे ज्यादा लायबिलिटी आरबीआई के ऊपर है, दैट इज करेंसी जो आरबीआई ने प्रिंट की है. सबसे ज्यादा लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है वो कौन सी है? सर आरबीआई की जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली. लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा लायबिलिटी आरबीआई के ऊपर किस वजह से है? सर दैट इज द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स व्हिच हैज बीन डन बाय आरबीआई. अगर मैं आगे बढ़ूं इनकम स्टेटमेंट की तरफ तो मैंने आपको बता दिया इनकम क्या है. अगर मैं बताऊं इंटरेस्ट इनकम, ये छोड़ भी सकते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आप इनकम
और टोटल एक्सपेंडिचर याद रखिए, उसके साथ साथ अब याद रखिए 1,09,000 करोड़ और गवर्नमेंट को जितना पैसा ट्रांसफर किया। तो ये पूरे चैप्टर में जो आपको चीजें पढ़नी है ये मैंने मार्क कर दी है। सिर्फ ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स है 12 चैप्टर के जो आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा बाकी सब आपके रेफरेंस के लिए, बट यू हैव टू रीड ओनली द लास्ट 2 पैराग्राफ्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब फिर हम वापस चलते हमारे चैप्टर की तरफ या हमारे इंडेक्स की तरफ। अगर मैं इंडेक्स पे वापस आऊं तो इंडेक्स क्या कहता है देखना। इंडेक्स कहता है कि सर जो चैप्टर 3 है वो बात कर रहा है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस की। चैप्टर 2 आरबीआई की बात कर रहा है रिगार्डिंग credit delivery of RBI as well as the banking sector, financial inclusion of India. Then we have financial market as well as foreign exchange market. Then we have public debt management, currency management and whatnot. ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले I'll start my discussion with the monetary policy operations. अगर मैं स्टार्ट करूं अपने चैप्टर को मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस को, तो मैं बता दूं इसमें आरबीआई ने क्या बताया। सर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस के चैप्टर में पूरी स्टोरी बता दी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 टू मार्च 2026। ठीक, यस, ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं जिसमें से हमने फर्स्ट 12th चैप्टर पढ़ा। नाउ विल स्टडी 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, देन विल गो बैक टू फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन योर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। उसका मैं क्विक ब्रश अप दूंगा, सिर्फ उतना पार्ट बताऊंगा विच बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो डेटा गिवन है वो ऑलमोस्ट सारा डेटा मैं पीछे वाले इन चैप्टर्स में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। Consolidated Fund of India is maintained by Government of India to counter its risk in near future. Contingency fund हो गया या Consolidated Fund of India हो गया, that is related to Government of India. यहां जो हम बात कर रहे हैं, this is the fund which is maintained with RBI for itself, for mitigating its own risk, not the government risk. ठीक, चलो। So during 2025-26 Monetary Policy Committee continued easing cycle which started in February 2025, and it has reduced the repo rate or the policy rates by total 100 basis points. तो भैया पिछले पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं देखूं इंक्लूडिंग February 2025, तो आरबीआई ने जो अपने रेट्स को कम किया, that has been reduced by 100 basis points. The policy stance was changed from neutral to accommodative in April, and then again back to neutral in June 2025, and currently RBI is having which stance, that is neutral stance. Neutral stance का मतलब कि भैया जैसे हालात होंगे वैसे डिसीजन लेंगे, ना हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने रेट्स को कम करेंगे, ना ही हम प्री डिसाइड करके बैठे कि अपने रेट्स को बढ़ाएंगे। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द नीड ऑफ एन आवर। अगला पॉइंट, सर इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट के जो टारगेट्स है, जो डेटाज है आरबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट में दी है वो सुन लो, वो भी बताता हूं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि सर हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन हैज फेल डाउन शार्पली इन 2025-26 एंड इट हैज रीच्ड ऑल टाइम लो in this particular year, but on the other side this all-time low was calculated on the basis of 2012 100 सीरीज which was in October 2025। तो अगर हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट कब थी, अक्टूबर 2025 में। लेकिन वी ऑल नो दैट नाउ सीपीआई बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड, तो ये जो डेटा है दैट इज फॉर द प्रीवियस बेस ईयर। अब इसमें आरबीआई ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज कट डाउन द रेपो रेट 3 times, 25 basis point in April, 50 basis point in June, 25 basis point in December. So in total जो repo rate है it has fallen down from 6.25% to what value? So it has fallen down to 5.25% value. उसके साथ साथ अगर मैं लिक्विडिटी और CRR की बात करूं तो yes, RBI has reduced the CRR by 100 basis point by 1%. That is, it has reduced from 4% to 3%, and this reduction was done from September to November in 4 trenches. It was done in 4 trenches. RBI कहता है कि सर हमारा एजेंडा क्या था जब हमने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टार्ट किया, तो हमारा क्या एजेंडा था विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी। तो डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन 4 मेन टास्क। फर्स्ट इज रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, स्टडी द ऑप्टिमल लेवल ऑफ सिस्टम लिक्विडिटी, special and cross-sectional analysis
of household consumption expenditure data as well as expansion of credit development or credit deployment data to include housing finance companies. तो उन्होंने कहा सर हमने ये 4 एजेंडाज लेकर हम चले थे कि हमें ये 4 काम करने हैं, तो हमने इन 4 एजेंडाज का रिजल्ट क्या दिया. तो एज the status of this particular agendas, first is the discussion paper on the monetary policy framework was released back in August 2025. After the feedback and cross-country study, RBI recommended that government should retain the CPI inflation target. तो भैया ये जो रिव्यू करना था उसके लिए आरबीआई ने कहा कि नहीं, अभी रिव्यू करने की जरूरत नहीं है. द टारगेट inflation will be CPI combined and that will be 4% plus minus 2%. आरबीआई ने रिकमेंड किया टू द गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया. नाउ फ्रॉम 2026 to 2031 the target will remain the same, that is 4% plus minus 2%, that is 2 to 6%. अब अगर मैं कहूं कि सर the analysis of household consumption data was completed, data collection from HFC began for a wider view of non-bank credit. तो HFC से भी डेटा मिला और उस पर अब आरबीआई काम कर रहा है, जिससे आरबीआई को ये पता चला कि yes, NBFCs they are capable enough to provide loan to the public. अब सर अगर कोई पूछे कि गिव या 5 सेंटेंस आ जाए, 5 स्टेटमेंट्स आ जाए, उसमें से हमें चूज करना है इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर मॉनेटरी पॉलिसीज. April 2025, monetary policy noted that domestic growth was improving, helped by manufacturing recovery, strong rural demand, and gradual urban recovery. Real GDP growth was projected 6.5%, while CPI was projected at 4%, and RBI cut down the repo rate, or Monetary Policy Committee cut down the repo rate by 25 basis points. CPI inflation was revised to 3.7%. And in order to support the CPI, in order to increase the inflation, increase the demand in the country, RBI cut down the repo rate by 50 basis points in June. In August, there was no change. There was no change in the repo rate. In October, there was no change in the repo rate, but the change was done in December and it was again reduced by 25 basis points and it comes to 5.25. It comes to 5.25. In February, the latest one, there has been no change. ठीक है जी. तो यहां पे आपको दिसंबर, अप्रैल, जून याद रखना है. अब इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, इनिशियली जब फाइनेंशियल ईयर पिछला स्टार्ट हुआ था, इंडिया की जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज 6.5%, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई सर? इट हैज बीन इंक्रीज टिल 7.3% as of December 2025. And why this happened? So it happened because of increase in domestic demand, increase in domestic investment, GST rationalization and many other events which have been taken by the government. ठीक, तो ये आरबीआई ने इसमें मेंशन किया. अब आरबीआई ने कहा कि सर जो हम मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं या जो हम रेट्स को रिवाइज करते हैं, वी डोंट डू रैंडमली. व्हाइल रिवाइजिंग दीज rates, we also look into the market scenarios, the global market scenario, and the report says that in 2025, central banks around the world, they continued easing policy, but the pace differed across country because of growth and inflation conditions were different. India position was relatively better because inflation was falling down and growth was strong. So this was Goldilocks scenario, जहां पे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा था सर? कम हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ रेट क्या थी? बढ़ रही थी. तो अगर आप मार्केट में इंफ्यूज करेंगे मनी सप्लाई, इफ यू आर इंफ्यूजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट, इट विल पुश द डिमांड, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, बट simultaneously it will support the increase in inflation which is required, which is acceptable, unlike a situation where inflation is high and GDP growth rates you want to increase, वहां ये possible नहीं हो पाएगा. अगला पॉइंट आता है सर लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो आरबीआई सेड दैट बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल फ्लोस and higher currency in circulation, RBI used several liquidity tools during this year, which include term repo, open market operation, long-term forex swaps, and CRR reduction. So RBI has reviewed the liquidity framework and kept weighted average call rate, and they want that the weighted average call rate should remain in a window of 50 basis point from repo rate. मतलब अगर repo rate 5.25% है, तो भैया ये कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 5.5%. इससे ज्यादा या कम ना हो, इससे ज्यादा या कम ना हो. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यार आप लोग ना अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे कि सर क्या क्या याद करना है, सब याद करना है,
अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर आपने मुझे सही से बोलते हुए सुन लिया ना, तो इसमें से 70% चीजें आपको याद नहीं रखनी है। 70% चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आई एश्योर यू दैट। बट अगर आपको सिर्फ डाउट पूछने हैं और ये इशू क्रिएट करना है कि सारा याद करना है या नहीं, तो फिर मैं तो ये भी सजेशन दे सकता हूं कि मत याद करो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बिना भी एग्जाम हो ही जाएगा। इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया, एक एक चीज को रिलेट कर लिया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरबीआई करंट अफेयर्स। ठीक है, मेरा एक ही एजेंडा है कि आज के सेशन के बाद आरबीआई करंट अफेयर्स जब आपके एग्जाम में आए, चाहे कोई डायरेक्शन हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, चाहे आरबीआई की कोई अपडेट, आरबीआई का कोई इनिशिएटिव, आप उसे कर पाओ। लेकिन अगर आप मुझे बीच बीच में ऐसे रोकते रहोगे तो 10:15 हो चुके हैं, 12 बज जाएंगे, फिर मत कहना सर आपने 3 घंटे की क्लास ले ली, अब 3 घंटे क्लास कैसे देखे, है ना? फिर आपके पास ये भी एक पॉइंट होगा। सो लेट्स लिसन, लेट्स गो अहेड। इसमें कोई डाउट आएगा नहीं आपको, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी है। हाँ, आप किसी को रैपो रेट नहीं पता या टर्म रैपो नहीं पता तो भैया फिर आप बाद में गूगल कर लेना, वो मैं आज नहीं समझाऊंगा। ठीक है, डन। जब तक आई नॉट आस्क, आई डोंट वांट एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जब मैं आपको टाइम दूंगा आप डाउट पूछना, एक एक डाउट लेके जाऊंगा, कंप्लीट कर लेने दो। पूरा दिन लगाया इसे बनाने में, और आप ही लोगों के लिए बनाई, अपने लिए तो बनाई नहीं है, तो डिलीवर कर लेने दो, शायद आपको फायदा होगा, और जब एग्जाम से वापस आओगे तो ये रिपोर्ट पक्का याद आएगी। डन? अरे डन। जिसको लग रहा है जग सूना सूना सा है, उनके साथ पहली प्रॉब्लम है कि उन्होंने पहले कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं है, या फिर अगर पढ़ा तो वो बहुत डर रहे हैं फाइनेंस से, और जब भी कोई फाइनेंस का नया टॉपिक आता है उन्हें लगता है कि बहुत टफ है। ऐसा आज कुछ नहीं है, अगर होता मैं बोल देता, ऐसा अगर होता तो मैं बोल देता। ठीक है, नो मोर डाउट्स, आई वांट थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, एंड व्हेन आई विल आस्क यू देन ओनली आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स। बिफोर दैट नो कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई कमेंट करे तो भैया खुद ही निपटा लेना, मनीष सर को तंग मत करो। ही हैज टू राइट द कमेंट्स एट दिस आवर, ही इज सिटिंग विद मी, ताकि वो देख सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं पूरे दिन से मेहनत कर रहा था। उनको भी सोने दो, उनको अपना काम करने दो, और अगर किसी ने कुछ कमेंट में लिखा आप संभाल लेना। ठीक है जी, चलो ना। अगर मैं बात करूं द नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो आरबीआई ने ये टारगेट सेट किया। नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन दैट फॉर WACR, that is weighted average call rate, what is the policy corridor which has been fixed? The policy corridor which has been fixed is 50 basis point around the repo rate. 50 basis point around the repo rate में actually it is SDF and it is MSF, और RBI चाहता है कि इसके बीच में अगर WACR है that is good, अगर इससे बाहर है then RBI should revise the repo rate। क्यों? अगर repo rate से ज्यादा या कम है WACR, तो और बैंक्स आपस में WACR पे lending और borrowing कर रहे हैं, that means it will be difficult for RBI to control, to manage the liquidity or to manage the surplus or deficit funds with the bank with the help of repo rate, क्योंकि वो असिमेट्रिक है विद WACR, उसकी सिमेट्री WACR के साथ होनी बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम लिक्विडिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज सिस्टम लिक्विडिटी? सिस्टम लिक्विडिटी का मतलब है एवरेज डेली सिस्टम लिक्विडिटी इज सरप्लस, it is surplus, and it was 1.86 lakh crore rupees. The standing deposit facility accounted for 84.9% of total average liquidity adjustment facility absorption, which was 2.38 lakh crores. Bank kept SDF balances as precautionary liquidity. तो इसमें हमें क्या याद रखना है, ये सुनो। इस पूरी लाइन में हमें दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि सर जो एवरेज लिक्विडिटी है विद द बैंक्स, मतलब बैंक्स के पास जो अवेलेबल फंड्स है विच दे विल बी पार्किंग विद आरबीआई, क्योंकि अगर वो पैसा उन्होंने रात को अपनी जेब में रखा तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दे विल पार्क विद आरबीआई, दे विल ऑब्वियसली पार्क विद आरबीआई विद द हेल्प ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एंड ऑन एन एवरेज इट इज 1.86 लाख करोड़ रुपीज, विच इज डिसेंट वैल्यू। और बैंक्स ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं एसडीएफ? सर इट्स अ प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी। भैया कल को जब चीजें खराब होगी, कल को जब कोई टेंशन होगी, तो उस टेंशन में हम आरबीआई के पास रखा हुआ अपना पैसा क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, बस इतना आपको याद रखना है, नथिंग मोर। अब आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कहते हैं सर, आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ
आरबीआई इन्फ्लेशन रेट कैसे कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? द आंसर इज वेरी ऑब्वियस कि सर मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से आरबीआई चेंज दी पॉलिसी रेट्स एंड ड्यू टू द चेंज इन दीज पॉलिसी रेट्स इट रिजल्ट्स इन चेंज इन lending rates of the bank as well as deposit rates of the bank. And these days, because of EBLR, where banks they are providing loan directly linked to repo rate, its transmission is easy and more effective. तो यहाँ पे अगर RBI पूछे examination में how was the transmission, so the transmission of monetary policy to bank deposits and lending rates remains steady in 2025-26. Weighted average lending rate on fresh and outstanding rupees. Weighted average lending rate on fresh and outstanding rupees has decreased by 95 basis point and 78 basis point respectively. अगर आप देखें आरबीआई ने रेपो रेट कितना कम किया था 100 बेसिस पॉइंट और उसकी वजह से लेंडिंग रेट फ्रेश लोन्स पे कितना कम हो गया 95 बेसिस पॉइंट. सो दिस इज ऑलमोस्ट 100% ऑफ ट्रांसमिशन व्हिच हैज बीन डन. नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट्स ऑन फ्रेश एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट. इट फेल बाय 65 बेसिस पॉइंट एंड 49 बेसिस पॉइंट. मतलब अगर आरबीआई के लेंडिंग रेट्स कम होंगे तो आरबीआई का जो निब है अगर बैंक के लेंडिंग रेट्स कम होंगे तो जो निब है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उस पर भी फर्क पड़ेगा. अब अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बैंक्स इंटैक्ट मेंटेन करना चाहते दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर डिपॉजिट रेट एंड यस दे हैव रिड्यूस्ड देयर डिपॉजिट रेट्स एज वेल. तो यहां पे आपको समझना क्या है, दीज डेटास, नो सर दीज डेटास आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज डू आरबीआई is capable enough to transmit the monetary policy or the repo rate in the banking system? The answer is yes. The answer is yes. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना. द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट यानी EBLR के बेसिस पे कितना लोन बैंक्स ने दिया है. So the share of EBLR loan in the total outstanding floating rate rupee loan of scheduled commercial bank in March 2024 were 56.6%. which has increased to 61.7% in December. They further increased to 65.4%. Further increased to 65.4%. ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है. क्या सर, if I talk about the total lending which is done as per the total outstanding loans of floating रेट का मतलब जहां पे लेंडिंग रेट सेम नहीं है, उस केस में EBLR का क्या शेयर है? सर EBLR का शेयर इज नाउ 65.4%. यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर EBLR तो 1 अक्टूबर 2019 से इंप्लीमेंट हुआ, अभी तक भी 65.4% क्यों? उसका आंसर बड़ा सिंपल है सर, बिकॉज the already existing loans they are still prevailing on the base rate or maybe on the MCLR. और अगर लॉन्ग टर्म लोन्स है, they are still there because they are talking about outstanding loans. They are not talking about the point that is fresh loans. They are not talking about the point that is fresh loan. ठीक है. अब एजेंडा क्या है सर? एजेंडा 2026-27 का क्या है सर? वी विल फोकस ऑन इंप्रूविंग द जीडीपी फोरकास्ट एज वेल एज इन्फ्लेशन फोरकास्ट, सेक्टर क्रेडिट डिप्लॉयमेंट, नॉन बैंक सोर्स एंड रिव्यू द क्वार्टरली प्रोजेक्शन मॉडल. तो यहां पे मैंने सोर्स मेंशन कर दिया. अगर किसी ने इस मॉडल के या इस एजेंडा के लिए एक ग्राफ दिया आरबीआई ने, इफ यू वांट टू गो थ्रू विद दैट ग्राफ, अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, तो मैंने यहां पे मार्क कर दिया. अब यहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो बस इतनी सी बात है. इसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया, दैट इज एनबीएफसी लेंडिंग. सो एनबीएफसी लेंडिंग रेट स्टेड हायर देन द बैंक लेंडिंग रेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दी फंडिंग स्ट्रक्चर एंड बोरोवर रिस्क. तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर जो लेंडिंग रेट्स है एनबीएफसीज के, दे वर हायर देन द लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स, लेकिन एनबीएफसीज दे आर गिविंग लोन इजीली इन कंपैरिजन टू बैंक्स. सो इफ आई एम नॉट हैविंग द एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, इफ आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, देन ऑब्वियसली आई विल run to what sir? In that particular case I will run to the another available format and the available format will be the NBFC, और मैं NBFC से जाकर वो लोन ले लूंगा. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर गिव मी यस सर. चल अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अब अगला जो हमारा चैप्टर है, दैट चैप्टर इज रिलेटेड टू credit delivery and financial inclusion. Now the question is credit delivery and financial inclusion से related क्या क्या points important है? If I talk about the credit delivery and financial inclusion, so in case of credit delivery and financial inclusion, you need to remember the Reserve Bank of India is still continuing to improve the credit delivery and financial inclusion under the National Strategy for Financial Inclusion, as well as RBI
has presented a data, that is financial inclusion index, which has improved to 67, which has improved to 67 points from 64.2 points an year ago, which is a good point, or which is a good फैक्टर टू रिमेंबर. अब एजेंडास क्या थे सर? एजेंडा था कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेशन को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गए. वी शुड चेंज द फॉर्मूला, वी शुड चेंज द फ्रेमवर्क. तो अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है. दिस डिस्कशन इज नॉट येट फाइनल, लेकिन हो सकता है कि ये फ्रेमवर्क चेंज कर दिया जाए. एमएसएमई सपोर्ट की बात करें तो आरबीआई हैज अलाउड द बैंक्स to provide collateral free loan to MSMEs, and now they have increased the limit from 10 lakhs to 20 lakhs. Now NBFCs and now banks can lend loan to micro and small enterprises up to 20 lakh rupees from 1st April 2026 without collateral. RBI regional office also held MSME town hall meetings, and framework was revised to include district level MSME संवाद meetings for local management or local engagement. तो अगली बार अगर हमसे कोई पूछे how RBI is trying to include the MSMEs or how they are projecting the MSME growth in the near future, so that is basically done with the help of district level meetings, and that meeting is known as MSME Samvad. अगला point है सर EDDPE. Anyone can give me the answer. What is the full form of EDDPE? What is the full form of EDDPE? Anybody? No, I'll give you the answer. It is expanding and deepening of digital payment ecosystem. It is expanding and deepening of digital payment ecosystem. Digital payment ecosystem. अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें क्या कहा गया? As of March 31st, 2026, 100% coverage under the EDDPE program was achieved in more than 80% of the district, which means around 710 district across the country. तो ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अगर आरबीआई क्वेश्चन पूछता है that under expanding and deepening of digital payment ecosystem, how many percent districts of the country have achieved 100% coverage, have achieved the 100% coverage, then answer would be 710 district or more than 80% of the districts, or more than 80% of the districts. Got it? अगला पॉइंट है क्रेडिट डिलीवरी, कि भैया बैंक्स ने जो लोन दिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, वो कैसा रहा. तो अगर हम क्रेडिट डिलीवरी की बात करें for the priority sector lending, sir, in case of priority sector lending, as of 31st March 2026, scheduled commercial banks have provided 45% of A and B C, whichever was higher. All bank group achieved the required 40% public sector lending target. तो क्या भैया सारे बैंक्स ने अपना 40% का lending target complete किया, that is scheduled commercial bank? Then answer is yes. नहीं बेटा, ये 2025 और 6 का ही एजेंडा था, और उस एजेंडास को कंप्लीट करने के लिए आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? जैसे ये एजेंडा रखा, आरबीआई ने इसे अचीव कर लिया. ये एजेंडा रखा, आरबीआई ने मीटिंग स्टार्ट कर दी. ये एजेंडा रखा, आरबीआई ने इसे अचीव कर लिया. सो एजेंडास के साथ साथ मैंने अचीवमेंट्स भी बता दी कि जो टारगेट्स थे, दोस टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड. तो मैंने दो नहीं लिखे, पहले एजेंडा लिख के उसका रिजल्ट, तो मैंने सीधा एजेंडा एंड रिजल्ट कर दिया, सो दैट इट शुड बी क्लियर एंड यू कैन रिकॉल एंड रिमेंबर द थिंग्स. आई होप इट इज क्लियर. सौरभ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सर, एज पर द आरबीआई report, it says that 45% of A and B C was achieved under the priority sector lending. It's very surprising. Why it is surprising? कि भैया मेरे ऊपर टारगेट तो कितने का है? 40%. Why I'm keeping 45%? और उस पे मुझे लोन पे इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है, और वहां पे मेरा लोन रिस्की भी है. Why I'm doing this? I'm doing because of first reason, that is high demand. जब डिमांड ज्यादा होगी, so I will be giving the loan. Plus, if I'm lending more than my set limit, in that particular case, I will be eligible to receive incentives. From RBI. तो RBI से इंसेंटिव भी मिलेगा, और जो मेरी डिमांड थी, मैंने अपने कस्टमर को भी केटर कर लिया, और जो मैंने उसे कम लेंडिंग रेट पे लोन दिया था, वो इंसेंटिव मुझे RBI ने दे दिया. बात खत्म हो गई. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू KCC. So, what is the data for KCC? So, KCC scheme provides working capital and investment credit to farmers. We all know that. During 2025-26, the number of operative KCC have declined by 11.7%, and outstanding amount has also declined by 4.9%. ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा हुआ because of many reasons. One of the biggest reason is KYC. तो RBI ने जब अपने KYC
टर्म्स को रिव्यू किया विद द रिव्यू ऑफ दीज केवाईसी, और आरबीआई ने कहा कि जिनका केवाईसी नहीं कंप्लीट हुआ भैया वो आके कराओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं करा पाए और उनके जो अकाउंट्स है वो बंद हो गए या इनऑपरेटिव हो गए। RBI also reviewed KCC guidelines to expand coverage, streamline operations, and address new requirements. And RBI has drafted the guideline for which final decision has not yet been taken. तो याद रखिएगा KCC की क्या हालत है सर, KCC के अंदर number of operative accounts declined as well as the outstanding amount also declined. Now, what about the credit to MSME? Sir, outstanding credit to MSME by scheduled commercial bank has witnessed a growth of 23.5%, but still there is a huge gap because the credit gap for MSME sector is very large. लेकिन कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, which is good. कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, which is good. So you can remember this percentage if you can. अगर आप नहीं ये याद रख सकते परसेंटेज, इतना याद रख लो इंक्रीज हुआ, इतना ही याद रख लो इंक्रीज हुआ, क्योंकि आरबीआई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इंक्रीज्ड फॉर्मेट में पूछ सकता है। MSME credit data show that outstanding credit increased to 36.8 lakh crore। तो आरबीआई ने कहा कि जो MSME सेक्टर के लिए जो लोन्स हैं which are outstanding, जो लोन्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है, they have increased and they have increased to 36.8 lakh crore, which shows very clearly कि जो 25 लाख करोड़ का गैप है it is decreasing slowly and steadily। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आरबीआई ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो अगर मैं बात करूं आरबीआई के इनिशिएटिव्स की, या आरबीआई ने क्या क्या काम किया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन आरबीआई वर्कड विद नेशन वाइड कैंपेन रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू सैचुरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स एट ग्राम पंचायत लेवल। Campaign also covered re-KYC, grievance redressal, awareness about unclaimed deposit. RBI top management senior officials have also visited these campaigns. तो याद रखना आरबीआई ने क्या क्या कैंपेन्स किए सर, आरबीआई ने कैंपेन्स किए at gram panchayat, and these campaigns were basically to saturate the financial inclusion schemes, and in this they have done re-KYC, grievance redressal, as well as most importantly unclaimed account डिपॉजिट्स के लिए भी कैंपेन किया गया। अब अनक्लेम्ड अकाउंट का नाम आया तो यहां से इसका डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता। सो ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025 आरबीआई ने एक कैंपेन चलाया था, आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगर क्वेश्चन में ये आए आपकी पूंजी आपका अधिकार वाज रिलेटेड टू व्हाट सर, इट वाज रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, लीड बैंक स्कीम की अगर मैं बात करूं, वी ऑल नो दैट वन बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस बिकम्स द लीड बैंक स्कीम, एंड इट टेक्स अप the responsibility. It takes up the responsibility to perform all the collective task for the banking sector, set the targets for the banking sector for a particular district. अब अगर मैं बात करूं, at present 12 public sector banks as well as 2 private banks, that is Jammu and Kashmir and ICICI Bank, they have lead bank responsibilities. तो कितने बैंक्स के पास लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? So 14 बैंक, जिसमें से 12 कौन से बैंक्स हैं? So 12 banks we have public sector banks, and two we have the private banks. Of 710 district including in 22 states and 8 union territories. तो मैंने पहले आपको बताया 80% of districts में 100% कवरेज हुआ। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं कि सर ये जो 100% कवरेज हुआ, that is in 22 states and 8 union territories. That is in 22 states and 8 union territories. Financial Inclusion Index का मैं डेटा पहले ही दे चुका हूं. So the data for March 2025 as per the report is 67 points, which you need to remember. RBI has come up with the national strategy for financial inclusion back in 2025. तो RBI के गवर्नर ने formally introduce की the national strategy for financial inclusion on 1st of December 2025. Strategy is basically based on 5 strategic objectives and 47 action plans. अब कोई पूछे what are these strategic objectives? The first is improving the access, usage, quality, customer protection, as well as women-led financial inclusion and financial literacy, and links with skilling and livelihood. तो जो आपके targets हैं वो targets क्या हैं? So targets are very clearly mentioned. The targets are, or the objectives is to increase the access, usage and quality of the services, increase customer protection, women-led financial inclusion, financial literacy, and links with the skilling and livelihood.
Now, if I talk about Financial Literacy Week, so Financial Literacy Week, we all know that it was celebrated from 9th to 13th of February 2026 with the theme KYC, your first step to safe banking. RBI regional offices also conducted local campaigns. KYC awareness was also mentioned in the Prime Minister's Man Ki Baat स्पीच और मन की बात एड्रेस एज वेल। तो यहां से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आपका रिवाइज हो गया, उसकी थीम आपको याद हो गई। सो इट्स ऑल रिवीजन विच आई एम ट्राइंग टू से। जो आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, थोड़ी देर और रुको और मजा आएगा। सो फॉर 2026-27 क्या टारगेट सेट किया है? सर, डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग द national strategy for financial inclusion. Department will look forward to implement it. An action plan is to achieve 100% coverage in 100% district by March 2027 under EDDPE. अगर मुझसे कोई पूछे सर व्हाट इज EDDPE, एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है जी, इजी था, गिव मी यस और नो। इजी था, और मोस्ट ऑफ द चीजें, most of the content was already studied, most of the content was already covered. Say yes or no. मैंने जानबूझ के वही कंटेंट इंक्लूड किया है जो आपने कवर किया है। मैं भी आपको ज्यादा कंटेंट नहीं दे रहा, बट एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करा रहा हूं, और इसी बहाने आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव डन ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई, with respect to the RBI report. अब RBI की अगली रिपोर्ट है। We all know that RBI is the regulator of money market. RBI is the regulator of foreign exchange market. Now the question is, RBI has set up certain departments which are looking forward for these operations, which are taking care of these operations of RBI. So उसमें कौन कौन से departments हैं? We will be talking about Financial Market Regulation Department, which worked to modernize financial market infrastructure. We have Financial Market Operation Department, revise the liquidity management framework. Then we have Foreign Exchange Department, took several steps to reduce compliance burden and also allowed authorized dealer banks to lend Indian rupees to non-residents in selected jurisdiction for cross-border trade transaction. याद आया? RBI ने allow किया है कि now banks having branches in the foreign countries, they can provide loan to the NRIs residing in the foreign nations, and those loans will be given in INR so that they can improve the cross border trade transactions, so that they can improve the inter country transactions. Now the next point is what all things have been done recently. सारी चीजें वही है जो आपने पढ़ी है, 2 मिनट देना सब याद आ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने अगर मैं बात करूं तो किस किस चीजों पे बात की है फॉर 2025-26 एफएमआरडी ने क्या एजेंडा रखा था? इट एम टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स थ्रू यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर एंड टू लिंक फॉरेन एक्सचेंज रिटेल विद भारत कनेक्ट so that individual could buy US dollars against rupees more easily. The answer is, sir, these both have been done or both the targets have been achieved. अगर आपको याद हो तो over the counter derivatives के लिए now unique transaction identifier as well as legal entity identifier is must from 1st of January 2027 or 1st of July 2027. कब से UTI is must, LEI is must from day one, the day it was introduced. लेकिन UTI का टारगेट है, is it 1st January or is it 1st of July? UTI will be of 52 alphanumeric digits and LEI is 20 alphanumeric digits, which is included in the 52 digits itself at the time of informing the transaction. So finally it has been implemented under the master direction which we have studied in our finance norm class. Foreign exchange retail was linked with Bharat Connect on 7th of October and in first phase individuals were allowed to purchase US dollars. तो ये भी कर दिया कि भैया जो आपकी फॉरेक्स रिटेल है, जैसे आपका फॉरेक्स मार्केट है तो उसमें एक फॉरेक्स रिटेल है, उस फॉरेक्स रिटेल को लिंक कर दिया भारत कनेक्ट से। नाउ विद द हेल्प ऑफ भारत कनेक्ट यू कैन परचेज द US डॉलर्स without going to any authorized dealer. It is 1st of January, that is correct. RBI also updated the regulatory framework for rupee interest rate derivative to match market changes and improve transparency. Municipal bonds were made eligible collateral for repo transactions. Recently, मैंने एक और आपको न्यूज कराई थी with respect to these municipal bonds.
तो म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड मैंने एक न्यूज कराई थी और उसमें मैंने आपको बताया था, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने अभी तक म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए। फर्स्ट किसने इशू किया था? बेंगलुरु ने। लेकिन कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने अभी तक इशू किए? द काउंट इज प्रीटी लो। व्हाट इज द काउंट? टेल मी द आंसर। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज वर आल्सो चेंज। क्या चेंज किया? सब पहला, वॉलंटरी रिटेंशन रूट नाउ हैज बीन इंक्लूडेड अंडर जनरल रूट। उसके साथ साथ जनरल रूट में द रिविजन्स हैज बीन डन 6%, 2%, 15%, ये रिविजन्स की गई। उसके साथ साथ जो अगली रिवीजन की गई वो क्या थी? सर दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट अंडर द जनरल रूट फॉर कॉर्पोरेट डेट हैज बीन चेंज्ड, और देयर इज अ रिमूवल ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट फॉर द कॉर्पोरेट डेट। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हैं कोई लिमिट नहीं है, अनलाइक इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और आपको यह भी अलाउ कर दिया दैट नाउ यू कैन यूटिलाइज योर सरप्लस स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट फंड्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मजा आ रहा है? सब चीजें पड़ी हुई दिख रही हैं, रिवीजन हो रहा है ना? बता देना मुझे, भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको भी वो हाईलाइट चाहिए तो हाईलाइट दे देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेट कर पा रहे हो और आपको मजा आ रहा है तो गिव मी यस सर। दैट इज 29, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आरबीआई हैज आल्सो रिव्यूड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और आरबीआई ने रिव्यू करते हुए क्या कहा? ट्रेडिंग एंड गारंटीड सेटलमेंट वर एक्सटेंडेड फॉर फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अप टू 36 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 13 मंथ्स। तो भैया जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑल दी फॉरवर्ड फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे हैव बीन एक्सटेंडेड नाउ अप टिल 36 मंथ्स, जो कि पहले सिर्फ 13 मंथ्स के लिए अलाउड थे। नेक्स्ट पॉइंट इज it also allowed better electronification of trading in swap and option and began a pilot of tokenization certificate of deposit using unified market interface with the settlement in the wholesale CBDC। तो ये क्या कहता है? सर हमें पता है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट कम आया या डिपॉजिट रेट कम है in comparison to credit rate, तो in order to manage its liquidity bank has issued huge chunk of certificate of deposit in the past। और RBI ने देखा कि जब बैंक्स दे आर इशूइंग ग्रेट चंक ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन द पास्ट, तो आरबीआई ने कहा लेट्स टोकनाइज दी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब जब भी कभी आप इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज करेंगे टू बोरो द लोन as a collateral, there will be no need to share the entire information. It will be shared with the help of that unique ID which will be generated under the tokenization method. So this tokenization method has been introduced for certificate of deposits using the unified market interface, and these certificate of deposit will be settled down in the wholesale CBDC market. Agla, so the trading hours for the collateralized and uncollateralized money market segments were extended. I hope you remember that. सबसे important है, FIMDA was recognized as the SRO self-regulatory organization. RBI also authorized the secured overnight rupee rate, and FBIL started publish it from 7th of July 2025. FBIL also started publishing the additional reference rate for India major trading partners currencies from 5th of January 2026. इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा, we were earlier talking about the MIBOR, then we had MIBID, then we have LIBOR, लेकिन अब LIBOR को हटा दिया तो हमारी डिपेंडेंसी LIBOR पे थी, अब वो हट गई। तो अब हम भैया कहाँ जाए? सर अब हम जाएंगे ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पे। तो उसी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट के पाथवे में RBI has allowed the FBIL, the Organization of Government of India, to come up with a rate, to present a rate that is secured overnight rupee rate, which will become a base to decide the overnight lending and deposit rates or lending and borrowing rates among the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपस में ट्रेड करेंगे तो उनको कुछ तो बेस होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए लेंडिंग रेट या डिपॉजिट रेट। इट विल डिपेंड ऑन द गिवन, it will be decided from the given secured overnight rupee rate. It will act as a base. It is not fixed. It will be witnessing bidding and auctions in that, but it will be a reference. To keep market orderly and reduce excessive volatility, authorized banks were asked to keep their net open position in INR within $100 million by the end of each business day, no later than 10th of April 2026. तो नॉट लेटर देन 10th of April 2026 बैंक की जो नेट ओपन पोजीशन है
that should be within $100 million. ये पॉइंट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, we have discussed that. For 2026-27, this department is planning to improve price transparency for retail forex users by requiring disclosure for foreign exchange conversion and transaction charges. If you remember, RBI has taken up a step on this. RBI has come up with a draft. If you remember, we have discussed this draft, और उस ड्राफ्ट में बहुत क्लियरली बोला गया कि सर जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज होगा तो फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, ऑल दी चार्जेस विल बी वेरी क्लियरली मेंशन्ड एंड शेयर्ड विद द कस्टमर, सो दैट कस्टमर इज वेरी मच क्लियर, दैट व्हाट ऑल चेंजेस और व्हाट ऑल चार्जेस हैव बीन चार्ज. अगला डिपार्टमेंट छोटा डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट. फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इट हैज प्लान टू रिव्यू द लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. इट हैज कंडक्टेड द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस टू कर्ब द वॉलेटिलिटी इन USD and INR. This is the department which get into the swap agreements. This is the department which has created the short position of RBI, which we have discussed a number of times. But this is important. An internal working group reviewed the liquidity framework that has been placed since February 2020 and revised the framework, and the revised framework was introduced from 30th of September 2025. तो क्या है सर, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने रिव्यू किया लिक्विडिटी फ्रेमवर्क को और उन्होंने उसे रिवाइज कर दिया. एंड ड्यूरिंग दिस ईयर रुपी बिकेम volatile because of geopolitical tension, tariff uncertainty, wider mechanism or wider merchandise trade deficit, higher oil prices. और RBI ने उसमें इंटरवीन किया. RBI ने इंटरवीन कैसे किया सर? RBI ने इंटरवीन किया by selling the US dollars from its pocket and simultaneously purchasing the derivatives or selling the derivatives to purchase US dollars in the near future. FMOD also continued research on the financial market as well as studies on certificate of deposit, fair value indicator. For 2026, it will continue the liquidity management, forex operation and policy research. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो बस इतना ही है. इसमें दो चीजें, दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इट विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट. अब अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट की बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के केस में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर FEMA टू सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. For 2025-26, Foreign Exchange Department planned changes in the several areas including guarantee regulations, liberalized remittance scheme, INR borrowing and lending rules. So Foreign Exchange Management Regulation 2026 were notified on 10th of January 2026. The framework was expanded to allow more guarantee transaction under the automatic route, including some involving non-resident entities, and quarterly reporting was introduced for all guarantees issued, modified and invoked. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इस पॉइंट को. क्या कह रहा है सर? ये पॉइंट कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन नोटिफाइड इन January 2026. उसमें क्या कहा गया सर? उसमें ये कहा गया कि नाउ बैंक्स दे आर अलाउड टू प्रोवाइड मोर गारंटी ट्रांजेक्शंस अंडर द ऑटोमेटिक रूट, including some involving the non-resident entities, and quarterly reporting was introduced for all the guarantees issued, modified or invoked. तो ये अब आपको अलाउ किया गया एज अ बैंक, which gives you more power to provide guarantee. लेकिन if you're providing a guarantee, if the guarantee is provided to a institute which is a capital market intermediary, in that particular case, for guarantee your security should be 50% and collateral में 50% होनी चाहिए और टोटल का 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश. आई होप इट इज क्लियर. द रिव्यू ऑफ लिक्विड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इज स्टिल इन प्रोग्रेस. अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो अभी के लिए $250,000 इज द करेक्ट आंसर. लेकिन हाँ, फ्यूचर में चेंज होने के पूरे चांसेस हैं. अगला आरबीआई ने क्या चेंज किया? द आरबीआई रिवाइज द रूल्स फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोरोइंग फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. इंडिया वर नोटिफाइड outside India were notified on 16th of February 2026. The lending part is still under review. तो भैया कंडीशन आ गई, वो क्या कि if you are borrowing from an individual who is residing outside India, if you are borrowing the funds, the revised borrowing rules for the person resident in India borrowing from persons resident outside India were notified on 16th of February 2026. जहां पे एक लिमिट जो पहले थी उसे अब इंक्रीज किया गया, जिसके तहत यू कैन बोरो द फंड्स फ्रॉम
individual residing outside India. Authorization framework under FEMA is being simplified to improve forex services availability. The Foreign Exchange Management Regulation 2026 was notified on 6th of May 2026, जिस पे ये बहुत क्लियरली बोला गया कि कौन ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बन सकता है, कौन कैटेगरी 2 बन सकता है, कौन कैटेगरी 3 बन सकता है, और उसके साथ साथ बोल दिया गया कि अब ये जो फ्रेंचाइज मॉडल था वो बंद होगा, नया फ्रेंचाइज मॉडल नहीं बनाया जाएगा, ओनली फॉरेन एक्सचेंज कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी सेटअप, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज को 2 साल के अंदर अंदर बंद करना होगा. Even the net owned fund requirement was also revealed for seeking the license to operate as authorized dealer category 1, category 2, category 3, as we have discussed. Next is foreign exchange management rules 2019 were reviewed to make them more principle based and easier to apply. The revised rules were sent to government in November. Insurance regulation and deposit regulations are also under review. Framework for opening branches, offices, project offices and other business places in India was reviewed and revised draft rules were published in October and now they are awaiting government approval. भैया ये कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जिसपे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट की वेट है, गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तब उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा. अब अगला पॉइंट आता है कि सर आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू इंप्रूव इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर. सो इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर, दैट इज इंडियन रुपीज, as of May 2026, local currency arrangement existed with 4 jurisdictions, that is UAE, Indonesia, Maldives and Mauritius, and special rupee wastro accounts have been opened by correspondent banks in 35 partner countries. तो इंडिया की आज के डेट में लोकल करेंसी अरेंजमेंट है with 4 nations. वो कौन कौन सी नेशंस है? दैट इज यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, और हमने जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफर किए, दे हैव बीन ओपन्ड बाय 35 पार्टनर कंट्रीज. If I talk about the bills, or I would say the invoices in INR, sir, invoices in INR was 20.9% and export invoiced in INR was 12.7%. तो जो आपकी total, if I say from August 2022 to July 2025, compound annual growth rate of imports invoiced in INR was 20% and exports invoiced in INR was 12.7%. This is something which you need to remember. ये अच्छा point है. During 2025-26, the export invoicing in INR has witnessed a growth of 6.5%, import invoicing by 9.5%. तो export का 6.5 और import का 9.5, export settlement by 2.7% and import settlement by 41.2%. तो यहाँ पे याद रखिएगा, in comparison to previous year, export invoicing has increased, import invoicing has increased, export settlement in INR as well as import settlement in INR have increased. Now RBI has also allowed the surplus funds in SRVA are eligible to be invested in the corporate debt as well as in the government securities, and allowed the authorized dealers or authorized dealer category 1, that is bank, to lend INR to non-residents in Nepal, Bhutan, Sri Lanka for trade transactions. ये भी अब अलाउ कर दिया किसने? आरबीआई ने. ठीक है. इसके अलावा आरबीआई ने क्या क्या और रिसेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, प्लीज पे अटेंशन. आरबीआई ने एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट किया, दैट इज फर्म्स, FIRMS. If somebody asks you, so what is this FIRMS, what will be your answer? Anybody can recall? FIRMS stands for what? Sir, FIRMS basically stands for Foreign Investment Reporting and Management System, which is an integrated online portal which was launched by RBI. It provides centralized 24/7 web-based platform to report all foreign direct investment as well as cross-border transactions are reported 24/7. ठीक है. तो RBI created this firms की full form याद रखना. What is it? So that is Foreign Investment Reporting, Foreign Investment Reporting and management system.
ठीक है जी, एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब exporters were allowed from April 2025 to realize and repatriate full export proceeds from sales to Bharat Mart within 9 months from the date of sale from the warehouse। तो भैया वेयर हाउस की जब सेल हुई उसके 9 महीने के अंदर अंदर you have to realize or repatriate your exports from sale to भारत मार्ट विद इन 9 मंथ्स। तो ये भी चेंज किया गया कि भैया अगर 9 महीने में नहीं बिकता तो भारत मार्ट ले आओ, अगर बिक गया तो भैया उसे रिपैट्रिएट करो, उसे सेटल डाउन करो। ठीक है। रूल्स वर ऑल्सो रिलैक्स फॉर पार्टी पेड यूनिट्स शिपिंग वेसल इंपोर्ट रेमिटेंसेज अप टू $50 मिलियन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर for party paid units shipping vessel import remittances up to $50 million and bonus shares to certain non-resident investors in prohibited sectors have also allowed। तो कुछ conditional approvals भी दिए जो prohibited sectors है उनमें भी उनको allow किया। अब आता है important point। सबसे पहला, इसको ऊपर वाले को अगर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। In November 2025 the time limit for realization and repatriation of export value from India has been extended from 9 to 15 months। और अगर आपने किसी से एडवांस लिया तो एडवांस के बदले में आपको उस एडवांस को मतलब उस एक्सपोर्ट को कंप्लीट करना था पहले 1 ईयर, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 3 इयर्स। इन दिसंबर 2025 rules for export and import of currency were streamlined for travel between India, Nepal, Bhutan। In January 2026 new principle based regulations for export and import of goods and services were published and they will come into force from 1st of October 2026। तो वो रूल्स क्या है, अगर आप चाहें तो उन्हें अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, बट अगर आपको याद है देन यू कैन रिमेंबर दिस, इट्स ओके। उसके अलावा भैया टारगेट्स क्या सेट किए हैं फ्यूचर में, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू रूल्स रिलेटिंग टू नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ब्रांच, प्रोजेक्ट ऑफिसेज एंड कंपाउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में भैया रूल सेट करेगा कौन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। कौन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? Is it clear? If it is clear, give me yes, sir. If it is clear, give me yes, sir. If it is clear, give me yes, sir. Now I'll move on to the 7th chapter. Now we are moving on to the 7th chapter. If everything is clear till now, give me yes, sir. ये वाइज हो रही है चीजें। अब एक चीज और, जो टॉपिक मैं कह रहा हूं कि हमने पढ़े हैं या मैंने एग्जैक्टली उसमें डेट्स आपको मेंशन कर दी, तो अब जाकर आपके पास नोट्स हैं, आप उन नोट्स में से एटलीस्ट वो पार्ट एक बार दोबारा देख लो, एटलीस्ट वो पार्ट एक बार दोबारा देख लो, ताकि अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो चीजें आपको याद हो जो ऑलरेडी आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की है। उन चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को पढ़ के अगर आपको लगे कि कुछ याद नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट सर ने कहा कि इन्होंने पढ़ाया लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक दिन जाएगा, सिर्फ एक दिन। मैंने भी आज अपना एक दिन लगाया, आप भी अपना एक दिन लगाओ। एक दिन लगा के इस रिपोर्ट को पढ़ो और इस रिपोर्ट में जो भी रेफरेंसेस दिए हैं अगर वो याद आ जाए तो नोट कर लो, ना याद आए तो एक बार उसे अपने मंथली पीडीएफ्स में से या कंसाइज पीडीएफ्स में से उठा के रिवाइज कर लो, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट फॉर श्योर। तो इससे आपका पूरे साल का फाइनेंस करंट अफेयर्स विच हैज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर 7th चैप्टर का नाम क्या है? देयर वाज सम टाइपिंग एरर ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रिएट की है पीडीएफ, तो हो सकता है कहीं कुछ टाइपिंग एरर हो गई हो। तो 7th जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज, सॉरी, अब हमारा जो चैप्टर नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 6th, इट्स नॉट 7th, चैप्टर नंबर इज गोइंग टू बी 6th चैप्टर है। और 6th चैप्टर में कौन सा चैप्टर है? सो दैट इज रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब ये है कि आरबीआई ने पिछले एक साल में जो भी मास्टर डायरेक्शंस, जो भी सर्कुलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन सारे के सारे सर्कुलर्स को मैंने यहां पे आपके लिए रेफर किया है। ठीक, प्लीज बी विद मी, इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मार्क करूंगा जो आपको पढ़ना है फ्रॉम योर नोट्स। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट मॉनिटर्स मैक्रो financial risk and checks how strong the financial system is. So it also works as a secretariat of subcommittee of the Financial Stability and Development Council
as well as it publishes the financial stability report twice a year. तो ये काम है किसका? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट का. तो कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट देता है. द डिपार्टमेंट एम्ड टू डेवलप liquidity stress test for NBFCs and explore macro stress tests for urban cooperative banks, ताकि जब financial stability report आए then we should have a better data we should have a better data for NBFCs as well as urban cooperative bank. So liquidity test for NBFC is at an advanced stage, अभी implement नहीं हुआ but almost complete है. Urban cooperative bank test framework was explored लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुए. तो ये दोनों के दोनों जो एजेंडास थे पिछले साल के वो अभी भी इनकम्प्लीट है. दे विल बी कंप्लीटेड इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर टू गो. ठीक है. अगला पॉइंट क्या है? रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. अगर मैं रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात करूं, द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, credit information companies, all India financial institutes. Its role is to maintain healthy, competitive, cost-effective, and inclusive financial system. For 2025-26, RBI planned major regulatory changes, including new rules on asset classification and provisioning. New rules on asset classification and provisioning. Remember, ECL, उसके बारे में बात कर रहा है. Review of non-fund based facilities, co-lending मतलब banks and NBFCs, co-lending. I hope आपको याद होगा इस इनिशिएटिव के बारे में. Securitization of stressed asset, Basel III implementation. So Basel III implementation with respect to external, with respect to expected credit loss, as well as Basel III implementation with respect to standard framework to identify the risk. अब स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की मदद से रिस्क आइडेंटिफाई होगा. पहले की तरह इंटरनल कमिटीज रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. आई होप यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दीज टू थिंग्स इन द प्रीवियस सेशंस. सो की इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द 2025-26. क्या क्या की इंप्लीमेंटेशंस हुए? पहला, कमर्शियल बैंक्स असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्नाइजेशन. असेट क्लासिफिकेशन में एनपी असेट क्लासिफिकेशन एज इट इज प्लस प्रोविजनिंग के लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, उसमें भी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 बेसिस पे क्या किया जाएगा? रिस्क कैलकुलेट होगा और उस रिस्क के बदले में RWA कैलकुलेट होगा और उस RWA के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन किया जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. उसके साथ साथ देयर वाज वन पॉइंट रिलेटेड टू द इनकम एज वेल. वो आप मुझे बताओ. What was that? Expected income, estimated income, explored income? क्या था वो? There was one point related to income as well, which says कि भैया जो आपने एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया, that profit will be included in your tier 1 capital to calculate the capital adequacy ratio. और जो आप इनकम कैलकुलेट करेंगे, that will be actual income. अगर आप कोई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू विल रिसीव इन फ्यूचर, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इनकम. यू विल बी इंक्लूडिंग ओनली एंड ओनली द एक्चुअल इनकम यू हैव रिसीव्ड. उसके लिए एक टर्म आई थी. क्या था वो टर्म? एक्सपेक्टेड नहीं था यार, एक्सपेक्टेड नहीं था. देयर वाज समथिंग एल्स. EIR कुछ याद आ रहा है? याद करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सर. वहां इनकम वर्ड ही नहीं था. डोंट कंफ्यूज अस. इट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. मतलब जो पैसा एक्चुअली में आपको मिला, दैट विल ओनली बी इंक्लूडेड अंडर योर इनकम पार्ट. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू विल रिसीव, दैट विल नॉट बी द पार्ट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. उसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज revised co-lending directions which are issued in August 2025 expanded the framework on all loans, not just priority sector. The minimum retained share of individual loans under the co-lending was reduced from 20% to 10%. तो भैया जो पहले मिनिमम शेयर होता था हर पार्टी का, that was 20, now it has been reduced to 10.
और जो डिफॉल्ट गारंटी कवर है दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5%. आई होप यू रिमेंबर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आरबीआई. Draft and final Basel III related directions were issued. The final directions, they were issued on 27th of April 2026, effective from 1st April 2027. They include more risk sensitive risk weights, lower risk weights for unrated MSMEs, expand MSME coverage, revise credit conversion factors. तो MSME के context में अब more, I would say, effectiveness has been taken up by the banks as discussed on April 2026. तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेटर से यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. अगला पॉइंट है या फिर अगला इनिशिएटिव है विच वी शुड रिमेंबर, दैट इज दिस वन, कि सर अगर एनबीएफसी है और उस एनबीएफसी की असेट साइज 1000 करोड़ से कम है और उस एनबीएफसी का कोई पब्लिक रिलेशन, पब्लिक इंटरफेरेंस, कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, देन नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर आरबीआई. नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर आरबीआई. ठीक, डन. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम. It is being developed in 3 phases for end-to-end digital handling of regulatory application. The first phase is ready for deployment. तो ये क्या है सर? रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड अंडर दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम इट इज बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैंडल रेगुलेटरी एप्लीकेशंस कि भैया ये रूल को रिवाइज करना चाहिए, इस रूल को चेंज करना चाहिए. दैट विल बी डन नाउ इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ रैम्स. सो रिमेंबर दैट अगर पूछे रैम्स स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, व्हाट विल बी योर आंसर? Your answer to this particular question is, any idea? बताओ जरा, एक बार टाइप कर लो ताकि आप रैम्स को याद रख पाए. अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप आंसर कर पाओ. एवरीबॉडी टाइप ताकि आपको याद रहे. ठीक है, तो रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है. आरबीआई चाहता क्या है सर? आरबीआई अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम, एंड आरबीआई ने ये किससे करवाया है काम सर? दैट इज न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज. और ये जो डील थी दैट वाज अराउंड 32 करोड़ रुपीस की ये डील थी जो पैसा दिया गया. पर्पस क्या है सर? द पर्पस इज वेरी सिंपल कि द प्लेटफॉर्म will introduce a key component where RBI ongoing reforms to digitize the regulatory and supervisory. So it is designed to assist regulators with approvals, ongoing compliance monitoring, as well as enforcement responsibilities across various financial institutions. ठीक है जी, क्लियर रहेगा, याद रहेगा, बहुत बढ़िया. अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट जो हमें याद रखना है दैट इज रिलेटेड टू RBI amended liquidity coverage ratio rules to circular dated April 2025, effective from 1st of April 2026. Changes included 2.5% additional runoff factor. ये जो runoff factor है, this has been included. This runoff factor के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने काफी डिटेल में बात की थी. LCR runoff factor has been discussed. और अगर हम बात करें एलसीआर के रन ऑफ फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है सर? इट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल लायबिलिटी. अगर मैं पहले तो बात करूं एलसीआर की, एलसीआर क्या है? दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो which is basically the high quality liquid asset divided by the total net cash outflow over 30 days by the bank during stress period. It is being basically discussed over here. So runoff rates, what are these runoff rates? तो runoff rates को काफी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो runoff rate बेसिकली डिस्कस किया गया वो किस रिस्पेक्ट में डिस्कस किया गया? तो मेरा आंसर क्या होगा? एनीबडी जिसको याद हो कि सर ये runoff rate क्या होता है? किसी को याद हो कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ runoff rate? कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर? मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं. सर मुझसे कोई पूछे रन ऑफ रेट क्या है तो मेरा आंसर क्या होगा? सर रन ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग, हम कैसे इसे
इंक्लूड करते हैं। सर रन ऑफ रेट इन द बैंकिंग इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक एक्सपेक्ट्स कस्टमर टू विड्रॉ ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस सिनेरियो। कि भैया अगर अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो कितना पैसा विड्रॉ होगा, कितना पैसा आपके डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ होगा, उसे कहा जाता है रन ऑफ फैक्टर। अब इस रन ऑफ फैक्टर को इंप्रूव किया गया बाय 2.5%। और यहां पे क्या कहा गया, डिपॉजिट डिपॉजिट विच हैव इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एनेबल्ड फॉर देम run off factor has been increased from 5 to 7.5 and 10 to 12.5%। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग एनेबल्ड है तो जल्दी से आप पैसा वहां से निकाल पाओगे। दैट इज अ पॉइंट। सेकंड इज रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस डिपॉजिट, रन ऑफ फैक्टर इज 5 and 10% डिपेंडिंग ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट या ऑपरेशनल डिपॉजिट, रन ऑफ फैक्टर इज 40% एज वेल एज 60%। एंड अदर लीगल एंटिटीज या अनस्टेबल फंडिंग जितनी भी है उसके लिए रन ऑफ फैक्टर कितना 100%। तो जो चेंज हुआ है वो 2.5% का चेंज हुआ है, 5 से बढ़ा के 7.5, 10 से बढ़ा के 12.5 अगर किसी अकाउंट पे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिव है तब जाकर ये एक्स्ट्रा रन ऑफ फैक्टर इंक्लूड किया गया। ठीक है, सिंपल है। अगला पॉइंट है हमारे पास जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनल गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल लेंडिंग डायरेक्शंस, जिसमें लोन टू वैल्यू रेशियो 85% अप टू 2.5, 80% लोन अबव 2.5 लाख एंड 5 लाख तक का अगर लोन है तो उसमें 5 लाख तक का लोन है। अगर 80% फॉर लोन्स अबव 2.5 लाख एंड अप टू 5 लाख, और अगर 5 लाख से ज्यादा तो 75%, रिमेंबर दैट। उसके बाद द नेक्स्ट which is important, this is this one. So all India financial institute they were capped at 10% per regulated entity and 20% collectively। ये recent revision किया गया कि अगर ऑल इंडिया अगर एक alternative investment fund है that can invest 10% per regulated entity और capped at 10% per regulated entity and 20% collectively। उसके बाद जो 2026 से related RBI also launched 1 year scheme for October 1, 2025 to September 2026 in order to accelerate the payouts of inoperative accounts। This is something which you need to remember। उसके बाद जो आपको याद रखना है, this is important, guidelines on the credit supply for large borrowers through market mechanisms were repealed on 1st January 2026 because the objective had largely been achieved। तो जो credit supply for large borrowers के लिए जो guidelines थी अब उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि जो उसके लिए guidelines बनाई गई थी उसके पीछे जो एजेंडा था दैट एजेंडा हैज बीन ऑलरेडी फुलफिल्ड। ठीक है, अगला पॉइंट है फाइनल डायरेक्शंस हैव बीन इशूड फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिगार्डिंग देयर लोन्स। लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी पेंडिंग है, मुझे याद है, मैंने लिख रखी है, बहुत जल्द मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगला पॉइंट है कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। अगर आपको याद हो 40%, 20%, 20%, 100% ऑफ कोलैटरल, उसमें से 50% कैश, 100% 50% ऑफ कोलैटरल, उसमें से 25% ऑफ कैश, और 40% is the overall limit including CMI as well। Loan given to the individual for IPO is up to 25 lakhs or 1 crore। Give me the answer under this particular limit। It is 1 crore or 25 lakhs। एक्वाइजेशन के लिए लोन किसे दिया जाएगा? उस कंपनी को जो कि एक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और जो ओवरऑल लिमिट है दैट इज 20% फॉर एक्वाइजिशन एंड ओवरऑल लिमिट फॉर द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 40%। बस ये आपको याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, और कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब अगला इंपॉर्टेंट है फॉर 2025-26 आरबीआई ने प्लान किया था दैट आरबीआई विल स्केल अप mulehunter.ai and prepare a framework for ethical AI use in finance। तो आरबीआई ने ऐसा किया भी। So RBI has launched CBDC and asset tokenization sandbox, that is CAT, and unified market interface so that RBI can do the tokenization of certificate of deposits and that can be settled down through the wholesale CBDC market। म्यूल हंटर AI का इंप्लीमेंटेशन किया गया बाय 26 बैंक्स एज ऑफ 31 मार्च 2026। इंपॉर्टेंट डेटा है। RBI सेट अप अ फ्री AI कमेटी इन दिसंबर 2024, सबमिटेड द रिपोर्ट इन 2025। पिछले साल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था इस पे। RBI is reviewing the recommendation to prepare more specific guidelines for financial entities। The report lays out 7 sutras, 6 pillars
26 रिकमेंडेशंस और आरबीआई अभी उन रिकमेंडेशंस को चेक कर रहा है, देख रहा है, जैसे जैसे जो रिकमेंडेशन आरबीआई की कैपेसिटी में है आरबीआई उसे इंप्लीमेंट करता जा रहा है। अब मेजर इनिशिएटिव्स रिसेंटली क्या क्या है, सब मेजर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने होंगे रिलेटेड टू आरबीआई। द फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज फोर्थ एडिशन ऑफ hackathon, RBI hackathon या Harbinger was launched on 23rd of October 2025. We have recently done the names of the winners and even the best performing women team with 5 lakhs each for the creating the solution, 20 lakhs and 40 lakhs for the runner up and winner. I hope you remember. RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को इंट्रोड्यूस किया था in 2019. It has completed its and by 31st March, RBI has completed its 7 long years और अब तक RBI has completed 5 cohorts. 5 cohort means 5 themes जिसके बेसिस पे you reach to the sandbox के have developed this particular instrument. भैया इसको चेक करने दो ना, तो that is a point. So उस केस में the sandbox now also accept theme neutral at ऑन टैप रूट। ऑन टैप रूट का मतलब जब आपका मन करे आ जाओ, न्यूट्रल थीम है, कुछ भी कहीं का भी आपका कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, उस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन है, आओ आरबीआई चेक करेगा, अगर अप्रूव हो गया तो आप उसके बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर्स की अगर हम बात करें, RBI has reviewed the data format for deposit, term deposit and recurring deposit accounts and released financial information scheme 2.0 on January 2025. The updated scheme added fields such as account type, currency and CKYC registration status is also need to be recorded by account aggregator. तो भैया account aggregator सिर्फ नाम पता पूछ के नहीं जा सकते, उनको पता होना चाहिए अकाउंट का टाइप कौन सा है, करेंसी किस फॉर्म ऑफ करेंसी में अकाउंट मेंटेन है और क्या CKYC हुआ है या नहीं। उसके बाद RBI continued regular interactions with fintech ecosystem throughout FinTract as well as FinQuery. In 2025-26, it held 4 FinTract sessions and 10 FinQuery sessions with about 450 and 1100 participants. तो यहाँ पे मेरा बस आपसे एजेंडा इतना ही है, FinTract एंड फिन इंक्वायरी, ये दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। अगर आरबीआई ने क्वेश्चन पूछा तो ये मत कहना ये कहां से पूछ लिया, जंग सुना सुना नहीं लगना चाहिए। Global FinTech Fest 2025, Global FinTech Fest 2025 in Mumbai, held from 7th to 9th of October. RBI set up innovation and showcase initiatives such as ULI, Unified Lending Interface, CBDC, Regulatory Sandbox, Mule Hunter, FinTech Regulatory and Free AI Framework. तो अगर हमसे कोई पूछे रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक में आरबीआई ने अपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से आउटपुट्स को शोकेस किया, देन दिस इज द आंसर फॉर यू व्हिच हैज बीन रिटन ऑन द स्क्रीन। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें, आरबीआई हैज पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल which was the 10th Singapore FinTech Festival. Remember that. तो ये सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल कब हुआ था? नवंबर 2025 में। आरबीआई इनोवेशन हब ने डेवलप किया यूनिफाइड इनोवेशन इंटरफेस, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। कोई पूछे हु हैज डेवलप्ड यूनिफाइड इन लेंडिंग इंटरफेस, सर इट हैज बीन डेवलप्ड बाय आरबीआई इनोवेशन हब। रिमेंबर दैट। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, digital payment intelligence platform which had 7 banks onboarded in pilot phase and RBIH as well as the tech repositories they had। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये वाला पॉइंट जब हम डिटेल में कर रहे होंगे तब मैं समझा पाऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी के लिए बस जो पॉइंट है आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अगर किसी को ये नहीं याद आ रहा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या है तो मैं बता देता हूं। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अगर हमसे कोई पूछे क्या है तो मेरा आंसर क्या होगा? सर इट इज अ सेंट्रलाइज्ड एआई ड्रिवन सिस्टम व्हिच इज बेसिकली डिजाइंड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स इन द रियल टाइम। तो उस पे अभी तक कितने बैंक्स ने ऑनबोर्ड कर लिया? 7 बैंक्स एज ऑफ 7th of March, एज ऑफ 31st of March 2026। और याद रखना इट हैज बीन डेवलप्ड बाय RBIH। 2026-27 में क्या एजेंडा? सर सबसे बड़ा एजेंडा CBDC एंड एसेट टोकनाइजेशन सैंडबॉक्स, स्केल अप ULI, expand Mule Hunter AI, 5th Global Hackathon and AI Innovation Sandbox should be created by RBI। तो ये कुछ एजेंडाज हैं, these are very important कि भैया RBI अगले साल में क्या क्या करने वाला है। These agendas are really very important। तो मैंने आपके लिए मार्क कर देता हूँ। I'll give you the same PDF so that you can read it।
ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, आगे बढ़े। चलो अगला पॉइंट है सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कुछ कुछ चेंजेस आरबीआई ने किए हैं, और उस चेंजेस में अगर हम बात करें, अर्लियर आरबीआई वाज फॉलोइंग क्रिसल, बट नाउ आरबीआई हैज स्टेप्ड ऑन टू द सुपरवाइजरी रिस्क सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। वी ऑल नो दैट। वैसे कोई इस साल में मेजर एजेंडा या मेजर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया फ्रॉड नंबर्स पे, आरबीआई डेटा ने शो किया द नंबर ऑफ फ्रॉड्स फेल इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, बस फेल इन, नंबर ऑफ फ्रॉड्स फेल इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। उसके अलावा अगर हमसे कोई याद रखने को कहेगा यहाँ पे, तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि नंबर्स फॉल डाउन हुए, और ये याद रखना कि ज्यादा फ्रॉड्स कहां हुए। अगर हम बात करें, ज्यादा फ्रॉड्स हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद अगर हम बात करें साइबर रिस्क, साइबर रिस्क के लिए आरबीआई ऑपरेशनलाइज साइबर रेंज एट आईडीबीआरटी, जिसकी मदद से दे आर आइडेंटिफाइंग द साइबर रिस्क एंड दे आर ट्राइंग टू मिटिगेट इट प्रोएक्टिवली रादर देन रिएक्टिवली। Urban cooperative banks, they are now allowed to lend 60% of their ANBC into the 60% of their ANBC into the priority sector lending. For urban cooperative banks, RBI has completed the risk-based approach covering banks that account for around 60% of the total deposit. तो एक तो 60% से ये याद रखना, 60% of ANBC is the priority sector lending target for urban cooperative banks। और यहाँ पे ये याद रखना कि urban cooperative banks को आरबीआई ने कंप्लीट किया अंदर रिस्क बेस्ड अप्रोच, जिसमें ऑलमोस्ट मेजर urban cooperative banks have been included, major urban cooperative banks have been included। ये डेटा याद रखना कि आरबीआई ने इस साल में कितने बैंक्स, कितने इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनल्टी चार्ज की है, और उस पर कितना पैसा आरबीआई ने इकट्ठा किया। अगला पॉइंट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई has come up with रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। और अगर आपको याद हो कि ये जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम थी, वी हैव कवर्ड इट इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। और ये जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में चेंजेस हुए हैं इन 2026, व्हाट वर दोस चेंजेस? कैन यू गिव मी क्विक आंसर फॉर दिस? कैन यू गिव मी क्विक आंसर टू दिस? क्या क्या चेंजेस हुए हैं? चलो मैं देता हूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026। पहला चेंज है removal of monetary limits. That means the 2026 scheme removes earlier cap on the amount of dispute that ombudsman can consider. इसमें भी अगर मैं थोड़ा और क्लैरिटी में जाऊं तो आई वुड से the ombudsman is authorized to avoid ombudsman is authorized to award up to 30 lakh rupees for the loss or up to 3 lakh rupees of mental harassment. Financial institutes, they cannot reject a customer complaint without a file being reviewed and signed off by the internal ombudsman. Complaint can be filed with the ombudsman if they remain unresolved by the regulated entity for 30 days. And multilingual display has been introduced. That means regulated entities must display the salient features of schemes in English, Hindi as well as the local languages. उसके साथ साथ you can enjoy all other services which were earlier. 30 lakhs, 3 lakhs, ये याद रखना, मैंडेटरी रिव्यू है विदाउट इंटरनल ऑम्बुड्समैन सिग्नेचर, बैंक कैन नॉट रिजेक्ट द कंप्लेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो डेटा पूछा जा सकता है वो डेटा आपको मैंने ऑलरेडी जनवरी में दिया, तो मैंने यहां नहीं दिया दोबारा। थोड़ा सा पुराना डेटा था जनवरी का, इसलिए इग्नोर कर दिया। लेकिन डीआईसीजीसी का डेटा रिसेंटली आया था, तो मैंने इसका पूरा डेटा ही आपको दे दिया। तो डीआईसीजीसी 1950 बैंक्स को इंश्योर करता है, 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक इंश्योर किए जाते हैं। और अगर हम बात करें टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स, तो जो टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं दे हैव बीन इंक्रीज्ड टू 1,04,000 crore rupees, equal to 41.1% of assessable deposit, and reserve ratio was 2.37%। और रिजर्व रेशियो क्या थी, कितना पैसा उसके बाद रिजर्व पड़ा, दैट इज 2.3%। उसके अलावा सर कितना प्रीमियम रिसीव हुआ? सर लगभग 29,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ। और अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क, जहां पे अब 12 पैसे की जगह 8 पैसे से लेकर 12 पैसे तक 10 पैसे या 11 पैसे का
जो प्रीमियम है पर 100 रुपीज अब बैंक पे करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी रिस्क ऑफ द बैंक, दैट विल डिपेंड ऑन दी रिस्क ऑफ द बैंक। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या है? सर पब्लिक डेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंड्स विच आर मैनेज बाय आरबीआई। तो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं आरबीआई मैनेज करता है, उसके बारे में बात की गई है। तो आरबीआई इज मैनेजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स एंड इट्स मेंटेनिंग द अकाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। कुछ ही समय पहले जो लेटेस्ट स्टेट को एड ऑन किया है आरबीआई ने अंडर इट्स प्रीव्यू to public for the public management as well as for managing the accounts, that is government of NCT of Delhi, that means government of Delhi। इतना याद रख लो। अब इसमें अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मार्केट बोरोइंग, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज have increased by 4.3% and it is 14.61 लाख करोड़ रुपीस। बस इतना ही याद रखना, पिछला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द यील्ड, सो यील्ड कर्व वाज स्टीपन्ड ड्यूरिंग द ईयर। कि जो यील्ड कर्व था दैट वाज स्टीप ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू चेंज इन यील्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन yield। शॉर्ट टर्म yield softened because of monetary policy easing। जो शॉर्ट टर्म yield है that has become more soft in comparison to long term because of the monetary policy easiness। मेच्योरिटी पैटर्न तो इसमें इंपॉर्टेंट है, अबाउट 50.9% of government of India's market borrowing in 2025-26 were through securities with maturity 10 years and above। तो भैया जो इस बार आरबीआई ने पैसा बोरो किया उसमें 50% के आसपास का जो पैसा बोरो किया गया, 50% के आसपास का जो पैसा बोरो किया गया दैट इज विद सिक्योरिटी ऑफ मेच्योरिटी मोर देन 10 years। लास्ट ईयर ये जो बोरोइंग थी दैट वाज विद 15 years ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बट अब आरबीआई ने देखा कि शॉर्ट टर्म लेने का फायदा है, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो भैया दोबारा देख लेंगे। उसके बाद आया ट्रेजरी बिल्स। नेट शॉर्ट टर्म इशुएंस ऑफ ट्रेजरी बिल वाज नेगेटिव। अब इस नेगेटिव वर्ड का यहां पे क्या मतलब हुआ? एनी आइडिया? नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? कोई आइडिया दो। चलो लेट्स कीप इट एज अ होमवर्क। ये इंटरेस्टिंग है फैक्ट, चेक करके आना, अगली क्लास में मुझे बताना, फिर बात करेंगे। ठीक है, याद करा देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्राइमरी डीलर्स एंड सेविंग बॉन्ड्स। अगर हम प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो इंडिया में कितने प्राइमरी डीलर्स हैं? सर 21। पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनमें से कितने हैं? 14 और 7 के स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं। अंडर राइटिंग कमीशन टू प्राइमरी डीलर्स रोज शार्पली टू 86.3 करोड़ with 15.8 crores in the previous year। Primary dealers received 76.1% of treasury bills allotment during the year। प्राइमरी डीलर्स को जो अलॉटमेंट हुई है वो अलॉटमेंट कितनी हुई है? सो प्राइमरी डीलर्स को जो अलॉटमेंट हुई है दैट अलॉटमेंट इज 76.1%। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स स्कीम याद है, which has been introduced by RBI, where RBI said that the rate of interest for these bonds will be decided as per the tax saving bonds or tax saving instruments which are issued by RBI or which are issued by government, and whenever they will be revised then only the floating rate saving bonds rates will be revised। ठीक है, उसके बाद वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपीस इज द टारगेट फॉर 2026-27 का फर्स्ट हाफ। बस इतना याद रखना जो मैंने लिख दिया, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट बोरोइंग जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो टोटल बोरोइंग का 76.3% है। रेस्ट यू कैन इग्नोर। अगर आप हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स में इनकी जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल अगर आप याद कर लेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व्स, तो अगर मैं स्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड रिजर्व्स की बात करूं तो स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व्स, चलो इसको भी इग्नोर कर देता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चल जाएगा काम, डन।
ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं करना, आप देख लो मैंने सिर्फ मार्क कर दिए 1 2 3 4 5 और 6 चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको याद करनी है, इसके अलावा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का जो रेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट है, उस रेट से लिंक किया गया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को विच आर टैक्सेबल, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। अब क्वेश्चन आया सर करेंसी मैनेजमेंट का। सो बैंक नोट इन सर्कुलेशन rose in both value and volume during 2025-26 by 11.9% and 10.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वॉल्यूम टर्म्स 500 नोट्स हैड द लार्जेस्ट शेयर, और यही वो नोट है जो वैल्यू में भी सबसे बड़ा, डिनोमिनेशन में भी सबसे बड़ा है। तो भैया ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फंड कैश सर्कुलेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 500 रुपीज ओनली। 2000 रुपीज नोट को विड्रॉ कर लिया गया, 98.45% नोट्स रिकवर हो चुके हैं, दैट इज फाइन। कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन, देयर वैल्यू इंक्रीज बाय 11.4 एंड देयर वॉल्यूम इंक्रीज बाय 4.5। 1, 2 and 5 coins collectively made 80.7% of the total coins by volume and 60.2% of total coins by value। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज वैल्यू ऑफ ई रूपी इन सर्कुलेशन। तो जो वैल्यू ऑफ ई रूपी है इन सर्कुलेशन, ई रूपी याद आ रहा है सीबीडीसी, दैट इज 771 करोड़ रुपीज कंपेयर्ड विद 1016.5 करोड़ रुपीज। तो भैया ये जो वैल्यू ऑफ ई रुपीज है that has decreased rather than increased was as on 31st March 2026 and compared with 1000 crores as of March 31st March 2025। रीजन कि सर पहले आरबीआई जब चेक करता है, पायलट मोड में जाता है, तो उस सीबीडीसी को रोटेट करता है, सीबीडीसी को फ्लोट करता है मार्केट में। अब जब किसी चीज से रिजल्ट आ जाता है तो उस पायलट प्रोजेक्ट को बंद कर देता है, उस पायलट रोटेशन ऑफ फंड्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन कम हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आरबीआई करेंसी इशूइंग एंड मैनेजमेंट इज डन थ्रू 19 इशू ऑफिसेस ऑफ आरबीआई, 2599 currency chest of RBI, 2119 small coin depots across the country। State Bank of India has the largest share of currency chest। यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा काउंटरफिट नोट्स की अगर हम बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड इन द बैंकिंग सिस्टम वर इंक्रीज्ड इन 2025-26। Counterfeit notes in 20 and 500 denomination increased by 47.4 and 20.5%। सबसे ज्यादा इंक्रीज जो हुआ है काउंटरफिट नोट्स का, दैट इज इन 20 and 500 रुपीज डिनोमिनेशन। आरबीआई हैज लॉन्च इंडियन करेंसी माइक्रोसाइट रिप्लेसिंग द अर्लियर वन। पैसा बोलता है को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह एक नई वेबसाइट को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, गिव मी द नेम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो run the campaign to reduce misinformation about coins and it promotes money app, that is money app। What is this app all about? So this is the app with the help of which you can identify the denomination of the note, and if I talk about the full form of this, it is mobile aided note identifier, which is a free mobile application launched by Reserve Bank of India। मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे? मेरा क्वेश्चन था, हाँ, पैसा बोलता है has been replaced with which website? Can you give me the answer? Sir, it has been replaced by indiancurrency.rbi.org.in। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बस दैट्स फाइन, बाकी सब जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं दैट इज ओनली यू हैव टू स्टडी इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस ईयर्स पेपर, इफ यू आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट ईयर्स पेपर, तो आपको पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। अगला आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटास। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, cashless transaction increased by 26.8% in volume during 2025-26 after growing by 34.8% previous year। तो previous year छोड़ दो, इस बार वॉल्यूम इंक्रीज कितना है? 26.8%। और अगर मैं बात करूं इन वैल्यू टर्म्स, पेमेंट has grown to 13.2%
13.2% फ्रॉम 17.3। यहां पे भी मैंने आपको टेबल का सोर्स दे दिया, जाके रेफर कर लेना। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स दे हैव इंक्रीज बाय 26.8%। अगर मैं कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात करूं, इट इंक्लूड्स चेक्स, इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन थ्रू checks, demand drafts, all are included. But if I'm talking about retail digital payments, that is UPI, IMPS, in that case, volume has increased by 26.8, value has increased by 14%. Value has increased by 14%. RTGS system was increased, ठीक है, ये छोड़ दो क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट में ऑलरेडी चीजों को कवर कर लिया, ठीक है। UPI remained the largest retail payment system in India. Around 86% of the total retail payment transactions in terms of volume is done by UPI. Volume increased by 30% and increase in value is 20%. UPI transactions की बात करें, they have increased from 18.59 lakh crores to 24.16 lakh crore in 2025-26, while the transaction value has increased from 260 lakh crores to 314 lakh crores. तो ये जो मैंने मार्क कर दिए 1 2 3, बस ये याद करना, पिछले साल वाली ट्रांजैक्शन वैल्यूज को छोड़ देना, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनईएफटी छोड़ दो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब छोड़ दो। डिजिटल पेमेंट के केस में बस एक चीज आप याद रखना, दैट इज डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। So RBI started first phase of digital payment intelligence platform through the launch of Smart Registry. The platform uses advanced technology to identify suspicious and fraud transactions in real time. Payment Vision 2028 हमने पढ़ा था, उसमें जो vision document है, it focuses on improving safety in digital payment, reducing fraud, increasing cross-border payments, introducing electric checks, as well as improving interoperability in payment and systems, simplifying cross-border payments, approvals, as well as strengthening digital payment research and infrastructure. RBI is also planning to explore kill switch to block all account debits instantly, a shared responsibility framework between customer and beneficiary bank, migration of payment instruction between bank accounts and domestic legal entity identifier. अभी तक ये जो legal entity identifier है, it is for the foreign transactions, for the foreign or I would say cross border related transactions, या फिर transactions of value more than 50 crores or 20 crores. Transaction of value more than 50 crores or 20 crores, give me the answer. RBI has issued the directions to strengthen Aadhaar enabled payment system, which we have discussed, where there has been a term improving onboarding and risk management of Aadhaar enabled payment system touch point operators. तो उनका जो onboarding है और risk management है, that should be done in a proper manner in order to avoid any risk to the public. उसके बाद अगला पॉइंट आया था faster check clearing system. अब checks will be cleared in T+3 hours. T+3 hours, पहले उसे T+1 डे से कम करके अब उसे क्या कर दिया, T+3 hours as per the latest announcement. Payment Regulatory Board has been set up recently and it has replaced BPSS. We all remember that. Global expansion of UPI, so Bhutan, France, Mauritius, Nepal, Qatar, Singapore, Sri Lanka, UAE तक पहुंच गया है UPI, remember that. Digital Payment Index क्या कहता है? Digital Payment Index कहता है इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर है 516.76, जो कि था 445.50 इन मार्च 2025। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सर ये कहा गया आरबीआई द्वारा दैट आरबीआई हैज आस्क्ड ऑल द बैंक्स टू चेंज देयर डोमेन नेम टू bank.in, और आरबीआई ने ये संतुष्टि भी दी है, आरबीआई ने ये कहा भी है that most of the banks, that is all the public sector banks, private banks, small finance bank, payment banks, regional rural banks, local area banks, they have migrated to .bank.in domain name. That is done. Foreign banks और cooperative banks बचे हैं जो कि बहुत जल्दी migrate हो जाएंगे. India became the first country to mandate a secure banking domain. This initiative received the Initiative of the Year 2026 अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक लंदन। तो भैया सेंट्रल बैंक से आपको अवार्ड भी मिल गया कि आपने एक डोमेन नेम फिक्स कर दिया, विच इज गुड, यू आर द फर्स्ट वन। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यू कैन इग्नोर दीज टर्म्स। अगर तो आपने पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो इन टर्म्स को आप इग्नोर कर देना बिकॉज दे आर
लिटिल बिट टफ, एक बार आप पढ़ के आइएगा और इसके जो डाउट्स है मैं अगली क्लास में ले लूंगा, बट अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि जिसने पढ़ा उसे पता चल जाए। सर आरबीआई ने लॉन्च किया है बीटा फेज ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर क्लाउड और 9 एंटिटीज वर ऑन बोर्डेड। क्लाउड का काम क्या है सर? क्लाउड का काम है टू प्रोवाइड सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, कंटेनर एज सर्विस, स्टोरेज एज सर्विस। तो भैया ये सारी सर्विसेज अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली बैंक्स या रेगुलेटेड एंटिटीज को कौन प्रोवाइड करेगा? आईएफएस प्रोवाइड करेगा, विच वाज अर्लियर प्रोवाइडेड बाय दी अनदर टेक कंपनीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई इज डिप्लॉइंग an in-house alternate payment and messaging system based on global ISO 20022 standard, ताकि स्विफ्ट से हम लोग क्या कर पाए, अलग हो पाए, स्विफ्ट को हम क्या कर पाए, अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर पाए। उसके बाद अगर मैं कहूं इफ्टास क्या डेवलपमेंट करने वाला है सर? इफ्टास upgraded India's financial communication network and we will be, or the banks will be shifting from Infinet 2.0 to 2.0 to 3.0 and intranet or internet 1.0 to 2.0 using SD-WAN technology. What is this SD-WAN technology? Any idea? What is this SD-WAN technology? Any idea, guys? If you have any idea, please let me know. It is software defined wide area network. It is software defined wide area network. ठीक है, अब आरबीआई किस पे फोकस कर रहा है? ये लिस्ट है सर जिस पे आरबीआई फोकस कर रहा है। किल स्विच इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ई कुबेर 3.0 इंपॉर्टेंट है और फिनटेक को लेके आना है .fin.in पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 3 इनिशिएटिव्स याद रखेंगे, चल जाएगा काम, इससे ज्यादा कुछ और जरूरत नहीं है। अब ये जो है कम्युनिकेशन एंड इंटरनल रिलेशंस रिसर्च एंड स्टैट्स, इसमें हमारे फायदे का बहुत कम है, लेकिन मैंने वही चीजें इंक्लूड की है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट इज not related to RBI, but in general, it says BRICS chair in 2026 with the theme building for resilience on innovation, cooperation and sustainability. मतलब Reserve Bank of India implemented communication policy 3.0 as well as it has focused on speed, accuracy and easy access to information. It also strengthened its international ties, improved cash management, managed foreign exchange reserves carefully, and India took over the BRICS chair, that means अब BRICS का चेयरमैन है इंडिया in 2026 with the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. भैया अगर ये पॉइंट आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया तो आपके लिए एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने यहां रख दिया। आरबीआई स्टार्टेड, आरबीआई सुनता है, तो आरबीआई ने कहा भैया सिर्फ आरबीआई क्या कहता है वही नहीं, आरबीआई सुनता भी। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, आपकी कोई भी इशू है, आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली reach out to RBI. So social media listening project created a media room for podcast and began impact assessment of public awareness campaign. It also worked more closely with the regulated entities on financial literacy, cyber safety, fraud awareness. RBI ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया in January 2026, that is RBI Talks from Paisa to Policy. So this is important. ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला, आरबीआई रैन लार्ज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अंडर आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दे एंड यूज 11 मेजर रीजनल लैंग्वेजेस फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके दैट हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी और हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स। उसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, RBI held 6 press conferences after bi-monthly monetary policy announcement, 6 media interactions and 4 regional media workshops. Now you must be wondering कि ये क्यों important है? सर ये बस ये बता रहा है कि RBI एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है which share its information on regular basis to the public. लेकिन ये याद नहीं करना, बस मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता चले दी विजिबिलिटी ऑफ RBI। एक चीज आपको और याद रखनी है यहाँ पे, वो क्या, RBI ने ये भी कहा है कि if you witness digital fraud of 25,000, sorry, if you witness a digital fraud first time, it's a cyber fraud with you, compensation up to 25,000 will be given by RBI or 85% will be given by RBI and bank.
और 15% किसे बेयर करना पड़ेगा सर? 15% विल बी बेयर्ड बाय द कस्टमर। तो दिस इज ऑल्सो टेकन अप इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली। इसके अलावा यू कैन इग्नोर बाकी सारी चीजों को, अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज दिस इज फॉर द इंटरनल फॉर्मेट्स। हाँ, जब हम डिटेल में अगर पढ़ रहे होते तो मैं आपको इंटरनल ऑपरेशन जरूर बताता आरबीआई के। लास्ट चैप्टर है, 12th में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो 11th चैप्टर है। अब 11th चैप्टर में सर हम एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे सर? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है सर? अपॉइंटमेंट्स। देयर वर सम लीडरशिप चेंजेस। एम राजेश्वर राव कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज डिप्टी गवर्नर ऑन 8th of October 2025. S.C. Murmu took the charge on 9th of October 2025. दूसरी अपॉइंटमेंट टी रविशंकर completed his tenure in May and Rohit Jain took over in May 2026. श्रीमती अनुराधा ठाकुर was nominated as director on the central board from July 2025. तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है with respect to RBI central board, ये याद रखना। अब RBI is also working with in the direction of development of I would say the national language, or I would say the Hindi language. Rajbhasha department worked to increase the use of Hindi through training, bilingual publication and monitoring. So in 2026, it held Rajbhasha inspection training and faculty development program in August to September 2025. तो हमें एक तो क्या याद रखना है? हमें याद रखना है राजभाषा डिपार्टमेंट वर्क टू इंक्रीज यूज ऑफ हिंदी। और अगला है RBI has released a new magazine that is Sanchayika in Hindi. तो RBI ने कौन सी हिंदी लैंग्वेज में मैगजीन लॉन्च की है? देन द आंसर इज संचायिका। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटायर RBI एनुअल रिपोर्ट। मैंने इसमें उतना ही बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इस फाइल को इस तरह से क्रिएट किया है कि अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। अब अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, इफ यू रेज अ कमेंट, अगर आप लिखें कमेंट सेक्शन में दैट यू नीड अ MCQ सेशन ऑन दिस, इफ यू नीड अ MCQ सेशन ऑन दिस देन डू राइट डाउन दैट्स प्लीज, सीधा लिखना प्रोवाइड MCQ सेशन। तो अगर आप लिख दोगे ये पार्ट तो मैं आपके साथ एक MCQ सेशन भी ले लूंगा ऑफ 50 to 100 क्वेश्चंस, ऑफ 50 to 100 क्वेश्चन, डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे अच्छे। 50 क्वेश्चंस तो मुझे दिख ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बनेंगे तो उससे ज्यादा भी लिख दूंगा, बना दूंगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक, और जरूर फीडबैक दीजिएगा। हाउ वाज द सेशन? वर यू एबल टू रिकॉल योर एंटायर 1 year करंट अफेयर्स रिलेटेड टू RBI इन दिस सेशन? अगर आपको लगा कि बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, डर रहे हो, तो एक बार इस PDF को उठा लेना। आई विल बी शेयरिंग इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और इस PDF से कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी करंट अफेयर्स आपने आज तक पढ़ा है उस करंट अफेयर्स को लिंक कर लेना। दैट विल बी मोर देन इनफ। डन। सो आई विल बी चेकिंग आउट योर फीडबैक्स, I will be checking out your suggestions in the comment section, and then we'll take the decision accordingly. Bye bye. Good luck. God bless you all.